हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम कर चुके हैं अपनी बिजनेस स्टडीज़ की वन शॉट सीरीज़ पूरी कंप्लीट। अब हम आपकी बुक स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th की। तो आज है उसका डे 1। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके ऊपर राइटिंग ठीक नहीं आती तो आप समझ जाना, और इसके ऊपर हेडिंग भी नहीं डाली मैंने। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की वन शॉट वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा भारत देश कैसा था, उसको हम क्या बोलेंगे, प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो कैसा था, एग्रीकल्चर अबेंडेंस थी। एग्रीकल्चर अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, जब अंग्रेज आए नहीं थे हमारे देश के अंदर, तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी में थे, एग्रेरियन थे, एग्रीकल्चर में इंक्लूड थे। हमारे देश की मेजॉरिटी अराउंड 75% लोग किसके अंदर थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। इंडिया के अंदर की ज़मीन बहुत अच्छी थी, फर्टाइल लैंड से बहुत अच्छा गेहूँ आज बना सारी चीज़ें उगाती थी, गेहूँ, बाजरा, सारा अनाज। ठीक है ना, और फार्मिंग टेक्निक भी अच्छी थी इंडिया के अंदर। ठीक है, उस हिसाब से मतलब ऐसा नहीं जैसी आज है, बट उस टाइम के लेवल के हिसाब से जितनी टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से इंडिया आगे था। ठीक है ना, और फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा था इंडिया का, बहुत चीज़ें अच्छे से उगा लेता था। तो ये थी उसकी एग्रीकल्चर अबेंडेंस। और फ्लरिशिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या नाम है, इंडिया अपने जो है ना पूरी दुनिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर था। हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ की बनी हुई चीज़ें। ठीक है, इंडिया के अंदर सारे आदमी लेबरर वगैरह जो है ज़्यादातर मोस्टली हाथ का काम करने वाले थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क वाले थे। तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस था। जैसे कि हाथ के काम में टेक्सटाइल आ गए, कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, मेटल के ऊपर काम किया जाता था, ज्वेलरी बनाई जाती थी। ये सब चीज़ें उस टाइम पर बनाई जाती थी अंग्रेज़ों के आने से पहले हाथ से। ठीक है ना, सिटीज़ लाइक ढाका वर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग इन मसलिन। जैसे कि ढाका किसके लिए फेमस थी, जो जगह थी मसलिन बनाने के लिए। अ टेस्टामेंट टू द सुपीरियर क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन आर्टिजन्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या थी। तो आगे चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड दियर इम्पैक्ट। अब जो अंग्रेज़ आए वो अपनी कुछ पॉलिसी लाए, अपने रूल रेगुलेशन लाए, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, फ़र्क पड़ा। तो वो क्या था, सबसे पहले लाए थे ये चीज़, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर से जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी उनको हटाना शुरू कर दिया। एक ऐसी पॉलिसी लाए जिसके अंदर जो इंडिया की पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज थी ना उनको हटाना शुरू कर दिया। हाई टैरिफ एंड ड्यूटीज़ वर लिवाइड ऑन इंडियन गुड्स। और जो इंडिया में चीज़ें बनाई जाती थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स और ड्यूटीज़ लगा दी गई। ठीक है ना, जो इंडिया से मतलब बनकर वहाँ जाती थी ब्रिटेन वगैरह, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ और ड्यूटी लगा दी। ठीक है ना, ताकि वो लोग कमाएं। वाइल ब्रिटिश प्रोडक्ट एंटर इंडिया ड्यूटी फ्री। और अपने प्रोडक्ट जो थे जो वहाँ बनाते थे इतने तेज थे वो लोग, वो ड्यूटी फ्री भेजते थे, यानी कुछ टैक्स ही नहीं लगता था उसके ऊपर। ठीक है ना, तो जो लोकल इंडस्ट्री के लोग थे, जो इंडियन लोग थे, उनको क्या करना पड़ता था, अपना सामान तो बड़ा महंगा बेचना पड़ रहा है बाहर, एक तो उस पर टैरिफ लग रहा है, ड्यूटीज़ लग रही हैं, फलाना ढिमकाना, और अंग्रेज़ों के पास वो पैसे जा रहे हैं, और अंग्रेज़ों इतने तेज़ कि वो अपना सामान मंगा रहे हैं भारत में और उसके ऊपर कोई ड्यूटी ही नहीं दे रहा है, कोई टैक्स ही नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्री वगैरह हटा दी और टैक्स वगैरह लगा दिए, बढ़ा दिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन वेल्थ वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटेन थ्रू वेरियस मीन्स। अब इंडियन की वेल्थ का यानी कि पैसे का बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन के पास चली गई। कैसे चली गई, अलग अलग तरीक़ों से चली गई। उन्होंने बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, धोखाधड़ी करा, एक्सप्लॉयटेशन करा रिसोर्सेज का, जिससे हमारी इकोनॉमी ड्रेन हो गई, यानी कि सूखने लगी एक तरीके से। और सारा सूख कर कौन मोटा होने लगा, ब्रिटेन। ब्रिटिश लोग क्या होने लगे, क्या नाम है, फल फूलने लगे इंडिया का पैसा लेकर, इंडिया की वेल्थ लेकर। ठीक है, और अपने आप को
वो तो इम्प्रूव कर रहा था और इंडिया क्या हो रहा जा रहा था, पीछे जाया जाता जा रहा था। तो इंडिया की वेल्थ क्या हो गई, एक तरीके से ड्रेन हो गई। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे भारत देश पर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या चैलेंज आ गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये चैलेंज आया था, ये परेशानी आई थी, उन्होंने लगा दिया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस करा था, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये ब्रिटिश के लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था, ये तो आपको जाहिर सी बात से पता ही होगा, ठीक है ना। सच एज द जमींदारी सिस्टम, इसका एक सबसे फेमस जो है वो है आपका जमींदारी सिस्टम। वेयर लैंडलॉर्ड्स मीन्स जमींदार्स कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पेड अ फिक्स रेवेन्यू टू द लोकल गवर्नमेंट। यानी कि अब एक मजदूर है, वो अपनी किसी जमींदार की जमीन पर खेती कर रहा है, तब ये जितना भी कमा रहा है ये इसको टैक्स दे रहा है। वो टैक्स में से अपना प्रॉफिट रख के किसको दे रही है, ब्रिटिश को दे रही है, ब्रिटिश सरकार को दे रहा है ज़मींदार। यानी कि इसके अंदर निचोड़ा कौन जा रहा है, पीजेंट। मेहनत भी पीजेंट करे, टैक्स भी पीजेंट बढ़े, और ये दोनों बस बैठकर फ्री का खाएं, है ना। तो लैंडलॉर्ड और ज़मींदार का फ़ायदा था, और इसके अंदर पीजेंट घुटता जा रहा था, घुटता जा रहा था, और ज़्यादा घुटता जा रहा था, ठीक है। दिस सिस्टम लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। सीधी सी बात है, फार्मर्स का क्या हो रहा था, इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एंड नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर आगे बढ़ने की जगह पीछे ही जा रहा था। अब ये अपने खेतों को क्या डेवलप करते, क्या नई चीज़ लाता किसान, जब उसके पास खुद का पैसा ही नहीं है, वो सारा टैक्स में दिए जा रहा है, भरे जा रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा होता, वो किस तरीके से अपनी खेती बाड़ी इंप्रूव करता। सारा पैसा तो उसको वहाँ देना पड़ेगा, ज़मींदार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसके पास कहाँ से आएगा, सीधी सी बात है ये तो पैसा। तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था क्लियरली, और एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट ही नहीं था, ना आगे बढ़ रहा था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या कर दिया था इन्होंने, कमर्शियलाइज कर दिया था। यानी कि फार्मर वर कंपेल्ड टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, टी एंड कॉफ़ी फॉर एक्सपोर्ट। यानी उनसे ज़बरदस्ती क्या कैसी कैसी चीज़ें उगवाई जाती थी, जैसे इंडिगो, टी, कॉफ़ी, ताकि जो है ये सब चीज़ें जो है ना बाहर बहुत फेमस थी ब्रिटेन वगैरह में, तो ताकि ये लोग बाहर भेजें ये सब चीज़ें, तो ज़बरदस्ती उनसे उगवाई जाती थी ज़्यादातर ये चीज़ें। फूड क्रॉप के अलावा ये उल्टी सीधी चीज़ें, इंडिगो वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा उगवाई जाती थी। दिस शिफ्ट रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज। तो जब मेन खाने पीने की चीज़ें नहीं उगाई जाएंगी और उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा उगाई जाएंगी, तो खाने की शॉर्टेज होगी, जिससे फैमिन यानी कि भुखमरी पैदा होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। मगर इससे क्या हुआ, ब्रिटिश इंडस्ट्री को तो फ़ायदा हुआ, मगर इंडिया के अंदर भुखमरी आई। फैमिन ऑफ बंगाल आपको पता ही होगा, 30 लाख लोग मरे थे उसके अंदर, 30 लाख लोग, ठीक है ना। बहुत बड़ा नंबर होता है ये 30 लाख लोगों का मरना, वो भी सिर्फ भूख की वजह से। किसकी वजह से, भूख की वजह से। और ये भूख किस वजह से हुई, यही सब चीज़ें, इंडिगो, टी, कॉफ़ी उगवाई जा रही थी ताकि अंग्रेज़ लोग पी सकें, और इंडियन लोगों के पास खाना ही नहीं था ताकि वो खाएं, और इतने सारे लोग मर गए, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के चैलेंज, यानी खेती बाड़ी में आने वाली दिक्कतें अंग्रेज़ों की वजह से। अब आगे चलते हैं, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर में क्या था, इंडस्ट्रियल में देखते हैं हम। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मैंने बताया था आपको प्री कॉलोनियल स्टेट के अंदर कि हैंडीक्राफ्ट उस टाइम ज़ोरों शोरों पर था। टेक्सटाइल हो, मेटल हो, ज्वेलरी हो, हर कोई इंडिया की पूरी दुनिया भर के अंदर थे। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वर्क पूरी वर्ल्ड फेमस था, है ना। तो द इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड गुड लेड टू अ डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। यानी कि ब्रिटिश ने अपनी क्या लगा दी थी, मशीनें लगा दी थी बड़ी बड़ी, और उसी में अपने गुड्स बनाते थे, उसी में अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट पीछे जाता गया। अब देखो ना, आप एक मशीन प्रोडक्ट बना रही हो और एक हाथ प्रोडक्ट बना रहा है। अब एक आदमी को 1 घंटा लगता है अगर एक टी शर्ट सीने में, और एक मशीन वही काम 10 मिनट में कर देती है, ठीक है। तो वो तो 1 घंटे में 6 शर्ट बना देगी ना। तो इनकी तो एक तो प्रोडक्शन भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अंग्रेज़ों की, और इंडियंस के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी मशीनरी सेटअप करें या फिर कुछ करें, ठीक है। द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कुड नॉट कम्पीट विद द चीपर एंड मास प्रोड्यूस ब्रिटिश प्रोडक्ट। ब्रिटिश क्या कर रहे थे, मास प्रोडक्शन कर रहे थे, एक बारी में लाखों चीज़ें बना रहे थे, हज़ारों चीज़ें बना रहे थे, और उन्हें बेच रहे थे सस्ती सस्ती। मास प्रोडक्शन में तो यही होता है ना, जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाओ उतनी सस्ती पड़ती हैं। और इंडिया के अंदर क्या था सारा, वो था हैंडीक्राफ्ट वर्क, एक आदमी एक ही बना पा रहा है।
तो जिसकी वजह से बहुत सारी पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर ख़त्म हो गई, ठीक है। और बहुत सारे आर्टिजियन वगैरह क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास रोज़गार नहीं रहा इन मशीनों वगैरह की आने की वजह से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी इसने लिमिटेड कर दिया था, यानी कि वाइल सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक जूट एंड कॉटन मिल्स emerged in the last late 19th century, their growth was stern due to restrictive colonial policies that favored British industry। यानी कॉटन मिल वगैरह बढ़ सकती थी और अच्छी ग्रो हो सकती थी, मगर जो ब्रिटिश लोगों ने उनके ऊपर वो लगवा रखी थी पॉलिसीज़ वगैरह, रूल रेगुलेशन, वो उस कारण और आगे नहीं बढ़ पाई, यानी वो अपनी लिमिट में होकर रह गई, एक लिमिट से आगे नहीं जा पाई ये इंडस्ट्री। तो ये था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या नुकसान हुआ, क्या डिक्लाइन आया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड एक्सप्लॉयटेशन क्या है। इन्होंने क्या कर रखा था, मोनोपोली कंट्रोल। मोनो यानी सिंगल, पोली मतलब पावर, यानी एक ही इंसान की जब पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। तो इन्होंने क्या कर रखा था, अंग्रेज़ों ने मोनोपोली ही कर रखी थी। द ब्रिटिश मेंटेन्ड अ मोनोपोली ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंडिया के अंदर सिर्फ इन्हीं के प्रोडक्ट बेचे जाने लगे और इनका कोई कॉम्पिटिटर इन हमारे सामने नहीं रहा। बस यही थे मोनोपोली के अंदर, यही बना रहे थे, यही बेच रहे थे, यही कमा रहे थे और इंडियन पिसे पर पिसे जा रहे थे। Half of it Britain. The opening of the Suez Canal in 1896 further facilitated British control over India's trade routes। अब सुइस कैनाल कब खोली गई थी, 1869 के अंदर खोली गई थी, जिसकी वजह से उनको और फैसिलिटी मिल गई थी इंडिया के अंदर अपना सामान एक्सपोर्ट करने की, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, और जब सुइस कैनाल खुल गई, इनके लिए रास्ते खुल गए, अब आसानी से वहाँ से ब्रिटेन से इंडिया सामान आने लगा और ज़बरदस्ती इंडियंस लोगों को बेचने लगे वो चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने मोनोपोली बनाकर रखी अपनी पूरी मार्केट के अंदर। एक्सपोर्ट सरप्लस विद नो गेन्स, यानी देखते हैं इसका मतलब क्या है। इंडियन ऑफन हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस, इंडियन को क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। हाउएवर दिस डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द कंट्री, मगर इससे कोई कंट्री को फ़ायदा नहीं हुआ। इंस्टीड द सरप्लस वॉज यूज टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंस, यानी जितना भी इंडियन कमाते थे वो कहाँ जाता था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन में जाता था और वॉर के खर्चों में चला जाता था, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेब में, जिससे इंडिया की वेल्थ और ज़्यादा पीछे चली गई। ट्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ा था ना हमने, हाँ, तो वो किस तरीके से गई, जो भी इंडिया को सरप्लस हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था, वो कहाँ जा रहा था, सारा ब्रिटिश की जेब में, ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ब्रिटिश के लड़ाई झगड़ों के अंदर। तो इंडिया कैसे आगे बढ़ता, तो इन्होंने पूरा इंडिया को निचोड़ ही लिया। एक्सपोर्ट सरप्लस विद नो गेन। अब डेमोग्राफिक चैलेंज देखते हैं इंडिया के अंदर क्या था, हाई मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा, ठीक है ना। और इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है 0 to 1 year से में जो 1000 बच्चे मरते हैं, मतलब 1000 में कितने बच्चे मरे, उन लोगों की संख्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाई जाती है। तो हाई मोर्टेलिटी रेट यानी कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया था। द लैक ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर इंडिया का बहुत ज़्यादा ख़राब था। हेल्थ केयर के अंदर बिल्कुल पैसा नहीं लगाया गया था, ना हॉस्पिटल से, ना दवाइयाँ थी इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जिससे हाई मोर्टेलिटी रेट था, यानी जिससे लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। जब फैसिलिटी ही नहीं होगी, हॉस्पिटल्स ही नहीं होंगे और ये सब चीज़ें ज़रूरी की चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है लोगों का मरना इस केस सिनेरियो में नॉर्मल है। फ्रीक्वेंट फैमिने था, भुखमरी थी। जब भुखमरी भी है, हॉस्पिटल भी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं, ठीक है ना, बीमारियाँ फैली हुई हैं, बहुत अजीब सिचुएशन है। तो उसके अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो लोगों की कम ही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उस टाइम पर 32 साल जी रहा था एवरेज, अगर हम देखें उस टाइम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एवरेज में माना जाए तो 32 साल से ज़्यादा उस टाइम के अंदर नहीं जी पाता था कोई आदमी, ठीक है ना। तो मोर्टेलिटी रेट क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लो लिटरेसी रेट, यानी पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा कम थे, इंडियंस एजुकेटेड नहीं थे। वाइल ब्रिटेन जो थे, अंग्रेज़ जो थे, वो लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी व स्कार्स, इंडिया के अंदर कोई पढ़ाई लिखाई की
फैसिलिटी नहीं थी, ना के बराबर थी, जिसकी वजह से पूरा देश हमारा क्या हुआ हुआ था, अनपढ़ हो चुका था एक तरीके से मान ले तो, ठीक है ना। उस टाइम पर 16% से भी कम क्या था, लिटरेसी रेट था। और ये तो सिर्फ आदमियों का बता रहा हूँ, औरतों का तो 16% से भी कम था। यानी अगर 100 में से 16 लोग ही पढ़े हुए मिलेंगे आपको आदमी, और औरतें तो 100 में से बहुत कम, ठीक है ना, 16 से भी कम मिलेंगे आपको। इसकी वजह से क्या हो गया, हमें सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगर लोग पढ़े लिखे होते उस टाइम पर तो एक बारी में सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छा हो जाता, हम लोग जल्दी कवर अप कर लेते चीज़ें, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थे हमारे डेमोग्राफिक चैलेंज। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था वो भी इम्बैलेंस था, वो भी बैलेंस में नहीं था। वो कैसे नहीं था, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हर कोई खेती बाड़ी करने में लगा हुआ है, दुनिया का हर एक इंसान, दुनिया का नहीं, इंडिया का हर एक इंसान, अराउंड 70 to 75% खेती बाड़ी ही करे जाना है, खेती ही बाड़ी करे जाना है, कुछ और करने का कोई इंसान सोच ही नहीं रहा। हर कोई मजदूरी 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 करे जा रहा है, ठीक है ना। तो 70 to 75% लोग किस में लगे हुए थे, एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए थे, मगर जिसके अंदर से सिर्फ 10% किस में थे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, और 15 से 20% सर्विस के अंदर लगे हुए थे। तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। सब लोगों को प्रॉपर अमाउंट में इक्वल इक्वल सेक्टर में होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इकोनॉमी अगर सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है तो वो पीछे जाएगी ही, ठीक है ना। तो इंडिया एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड जाती रही, बैकवर्डनेस इंडिया की इकोनॉमी में आती रही, ठीक है ना। तो रीजनल वेरिएशन भी थी। रीजनल वेरिएशन क्या होते हैं, सम रीजन एक्सपीरियंस द डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ड्यू टू हाई एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज वाइल अदर रिमेन प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह ऐसी थी जो क्या नाम है, एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री पर चली गई थी, मगर ज़्यादातर क्या थी, एग्रेरियन ही थी, खेती बाड़ी पर ही लगी हुई थी, खेती बाड़ी ही कर रही थी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, रीजनल डिस्पैरिटी हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था हमारा ढंग से, ठीक है। आई होप आपको ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। हाँ, कुछ करा ना करा हो, इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों ने एक बात बस ठीक करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का थोड़ा बेटर कर दिया, रेलवेज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करके, ये अंग्रेज़ों ने करा है, ठीक है। वो भी अपने फ़ायदे के लिए करा था, वो भी इंडियंस का कुछ वो नहीं था, उनको रेलवे की खुद को ज़रूरत थी, इस वजह से उन्होंने इंडिया का रेलवे अच्छा करा था, वरना ऐसे कोई मतलब प्यार नहीं था उन्हें हम लोगों से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है ना, ये आ गया, ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने बहुत अच्छी करी और कम्युनिकेशन भी, यानी कि द प्रीटी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज, वही बात आ गई, रेलवे बनाए, पोर्ट्स बनाए, टेलीग्राफ्स लगवाए, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। मगर वो भी कॉलोनियल इंटरेस्ट था, यानी इनके ही इंटरेस्ट की चीज़ थी वो, ताकि उनको आसानी हो, वो यहाँ से माल इधर से उधर ले जा सके, ठीक है ना। मगर इसके इंडिया के अंदर कुछ भी कहें, भले से अपने ही फ़ायदे के लिए क्या हो, मगर इंडिया के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है ना। दे वर नो टाइम डेट बेनिफिटिंग द इंडियन पॉपुलेस, ठीक है, मगर इंडिया के पॉपुलेशन के लिए, बेनिफिट के लिए नहीं करा था, अपने बेनिफिट के लिए करा था, मगर स्टिल पॉजिटिव इफेक्ट दिखे इंडिया को, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। देयर वर मिनिमल इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर के अंदर भी कुछ पैसा नहीं लगाया, ना के बराबर लगाया, एजुकेशन भी में भी कुछ पैसा नहीं लगवाया, ना हॉस्पिटल थे ना स्कूल थे। तो सोशल इंडिकेटर जो हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग जो हैं, ठीक है, वो कैसे डेवलप होते, उनका डेवलपमेंट कैसा होता। तो बस यही था आज का आपका लास्ट टॉपिक। लास्ट में जाते जाते बात यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ यार कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, आपके साथ मेहनत करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँ या नहीं। अगर मैं बनाऊँगा तो उसके अंदर ये जो मेरी पीडीएफ्स होती हैं सारी, मैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली नई वीडियो में।
थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्राइम्फ एकेडमी। आज हम देख रहे हैं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इस चैप्टर का टाइटल पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि किस बारे में बात हो रही है, कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी 1950 से लेकर 1990 तक। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी 1950 टू 1990। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, हमें पता है आज़ादी हमें कब मिली थी? 1947 के अंदर। द कंट्री फेस न्यूमरस इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो आज़ादी के बाद जो है ना, हमारे देश को बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंज फेस करने पड़े थे। द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैड लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन अ बैकवर्ड स्टेट। अंग्रेज इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट के अंदर छोड़कर चले गए थे। यानी इंडियंस की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा उन्होंने, और इंडिया को बहुत मतलब बैकवर्ड स्टेट के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से बहुत पीछे छोड़कर चले गए थे। विद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म हो चुकी थी, बहुत कम हो चुकी थी। जैसे हमने देखा कि कॉलोनियल रूल से पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि 200 साल कॉलोनियल रूल रहा, और 200 साल के मतलब 200 साल पहले कितना अच्छा एग्रीकल्चर था हमारा, और अंग्रेज़ों ने किस तरीके से उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो जब वो हमको छोड़ कर गए हमारे देश को, तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी। इंडस्ट्री भी हमारे देश के अंदर बहुत कम थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, बिल्डिंग्स, घर्स, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ भी अच्छे नहीं बने हुए थे, और पूरे देश के अंदर गरीबी ही गरीबी फैली हुई थी। अब इंडिया को क्या इन प्रॉब्लम को ओवरकम करना था, इन प्रॉब्लम से आगे बढ़ना था। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अब हम प्लानिंग करेंगे अपनी इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, अपनी इकोनॉमी के बारे में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो हो, थोड़ी मॉडर्नाइज हो, सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर डिपेंड हो, और इक्विटी हो हमारी इकोनॉमी के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो गवर्नमेंट ने ये सब करने के लिए एक 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करा। ठीक है ना, और उस प्लान को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कमीशन बिठाई, जिसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। तो गवर्नमेंट ने इन सब प्रॉब्लम्स को क्या नाम है फेस करने के लिए क्या करा, एक 5 ईयर प्लान बनाया, और 5 ईयर प्लान को कौन देखने वाला था? प्लानिंग कमीशन देखने वाली थी। और ये अब क्या क्या चीज़ें देखने वाली थी? लैंड रिफॉर्म के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, और पब्लिक सेक्टर किस तरीके से बढ़ाया जाए, और ट्रेड पॉलिसीज़ कैसी लाए जाएँ, जैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वगैरह की। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मगर इसके बाद भी जो है ना, हम इनएफिशिएंसी बहुत सारी नहीं है हमारे देश के अंदर। ठीक है ना, तो उसके बाद जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन वगैरह आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद, तो वो हम अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 1950 से 1990 तक की ही इकोनॉमी देखेंगे। ठीक है, तो अब 1950 से लेकर 1990 तक क्या चलता रहा देखते हैं हमारे देश के अंदर। तो सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान बनाया गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? द नीड फॉर प्लानिंग। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट वाज मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। यानी इंडिया ने एक कैसा सिस्टम अपनाया? कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। उसके अंदर कैपिटलिज्म भी था और सोशलिज्म भी था। ये दोनों मिला के जब एक इकोनॉमी बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। ठीक है ना, जब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों मिल जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी। और पब्लिक सेक्टर क्या करता था? की इंडस्ट्रीज कंट्रोल करता था, और प्राइवेट सेक्टर क्या करता था? वो गवर्नमेंट चलाती थी। ठीक है ना, रेगुलेट कौन करता था प्राइवेट सेक्टर को? रेगुलेट गवर्नमेंट करती थी, जिसकी वजह से एन इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज नेसेसरी ड्यू टू। अब क्यों ज़रूरी थी इकोनॉमिक प्लानिंग? हमारी पर कैपिटा इनकम पूरे देश की बहुत कम थी, और देश के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और पूरा आधे से ज़्यादा 70 to 75% लोग खेती बाड़ी करने में लगे हुए थे, और इंडस्ट्रियल बेस हमारे देश का बहुत कमज़ोर था। यानी इंडस्ट्रीज़ हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं था देश के अंदर, ना कोई सोशल सर्विसेज होती थी, और हम सब किस पर बेचते हैं? इम्पोर्ट पर। जो ब्रिटिश वगैरह से माल आता था हमारा, ये हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने चेन ख़राब करी थी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएंगी।
ठीक है ना। तो प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी, ये उसके 4 रीज़न हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग क्यों की गई थी, एक तो ये ग्रोथ के लिए, ज़ाहिर सी बात है, ताकि हमारा देश और ज़्यादा ग्रो हो। इस वजह से हमने क्या करी थी, प्लानिंग करी थी। इंक्रीज इन द कंट्री प्रोडक्शन कैपेसिटी, ताकि हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी हो, हम और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पाएँ, हमारे देश की जीडीपी बढ़ पाए, हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो यही तो हमारे प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था। इसी वजह से तो प्लान बनाता है हर कोई इंसान। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी हम देख चुके हैं। दूसरा ऑप्शन ये था ताकि हम मॉडर्नाइज हो जाएं। मॉडर्नाइज का मतलब होने का ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर अच्छी आ जाए और हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है ना। और सेल्फ रिलायंस यानी हम खुद पर डिपेंड हो जाएं, हमें दूसरे देश पर फॉरेन गुड्स वगैरह या फिर कैपिटल पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। हम सारी चीज़ें खुद बनाएं और खुद यूज़ करें, किसी बाहर देश की कंपनी से हमें माल ना लेना पड़े। इसको बोलते हैं हम सेल्फ रिलायंस। अब फोर्थ है आपका इक्विटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्स अमंग ऑल सिटीजन, यानी इनकम और रिसोर्सेज का सारे सिटीजन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसी के साथ कम ज़्यादा ना होना, इक्वालिटी पूरे देश के अंदर होना। ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहला था ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, चौथा था आपका इक्विटी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि क्या ऑब्जेक्टिव थे हमारे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ है, अब की फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अब 1991 से लेकर 90 तक जितने भी 5 ईयर प्लान बने थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्लान जो बना था वो 1951 टू 56 का बना था। इसने किस पर फोकस करा था, 3 चीज़ों पर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट, यानी ये इसका मेन फोकस गाँव पर ही रहा था, खेती बाड़ी पर, और खेती बाड़ी में पानी देने की फैसिलिटी पर, और गांव के लोगों का किस तरीके से डेवलपमेंट हो। तो पहला प्लान जो है इसी के बारे में था। और ये कब बनाया गया था, 1951 में बनाया गया था। और कब तक चला, ये 1956 तक चला। अब इस देखते हैं इसने क्या जीता और क्या इसके अंदर इश्यूज आए। सबसे पहले था इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा देश का अच्छा हो गया है, ठीक है ना। और बहुत सारे डैम वगैरह बनाए गए थे इसके अंदर, मतलब बनाने का डिसीजन लिया गया था, जैसे भाखड़ा नंगल डैम वगैरह। तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही इंक्लूड था। दूसरा आता है आपका सेकंड प्लान, जो 56 पे फर्स्ट खत्म हुआ, 56 से 61 तक दूसरा स्टार्ट हो गया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहा था, वो खेतों पर था, एग्रीकल्चर पर, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या किया गया, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई, स्टील के प्लांट्स लगाए गए, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड प्लान। फिर हुआ जब ये 61 में पूरा हुआ तो 61 में थर्ड प्लान शुरू हो गया। थर्ड प्लान किस बारे में था, एग्रीकल्चर एंड सेल्फ सफिशिएंसी। जैसे फर्स्ट था एग्रीकल्चर, इसके अंदर भी एग्रीकल्चर तो था ही था, उसके साथ क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम सिर्फ खुद पर डिपेंड रहें, दूसरे देशों पर किसी भी मामले में हम डिपेंडेंट ना हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी। इसके अंदर बहुत सारी वॉर हो गई थी हमारे देश के अंदर और ड्राफ्ट वगैरह आया था। तो 1962-65, ठीक है। तो थर्ड प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हुई थी, अचीवमेंट्स इसकी कम थी, इसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। फिर जब 66 में ये पूरा हुआ तो फिर 66 के 3 साल बाद आपका था, देखिए, थर्ड प्लान 66 के अंदर पूरा होगा तो बीच में 3 साल का गैप आया। 3 साल के गैप के बाद 69 से शुरू हुआ था आपका फोर्थ प्लान, जो कब तक चला था, 74 तक। इन्होंने क्या सोचा था इसके अंदर कि हमारे देश ग्रोथ तो हो मगर स्टेबिलिटी के साथ हो। इसके अंदर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया, मगर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो आया, मगर उसके साथ महंगाई की दिक्कत भी आई, हमारे पूरे देश में महंगाई भी बढ़ती गई। भले से ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स वगैरह, आपको पता ही होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, HYV सीड्स वगैरह, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़िया हो गई थी, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया। बट इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ गई थी हमारे देश के अंदर। तो ये था फोर्थ प्लान। फिर फिफ्थ प्लान डायरेक्टली 74 से लेकर 79 तक चला। इसके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। गरीबी हटाना इसका मेन क्या था, मोटिव था। इसके अंदर गरीबी हटाओ प्रोग्राम बहुत सारे लॉन्च किए गए थे, चले थे, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पर मतलब मेनली इसने काम कराया ताकि पब्लिक सेक्टर अच्छा हो। फिर हुआ था आपका सिक्स्थ प्लान। सिक्स्थ प्लान हुआ था 1 साल बाद स्टार्ट, 79 में कंप्लीट हुआ, ये हुआ आपका 80 में शुरू, और 80 टू 85 आपका सिक्स्थ प्लान चला। ये इसने टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्नाइजेशन पर
फोकस करा, ठीक है ना, ताकि आपके देश की टेक्नोलॉजी अच्छी हो, हम मॉडर्नाइज हुए, हमने जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इसने इस चीज़ पर फोकस करा। अब इसकी अचीवमेंट क्या थी, इसने हमारे देश के अंदर रोजगार बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाया, ठीक है। ये इसकी क्या थी, अचीवमेंट थी। 7th प्लान चला आपका 85 से लेकर 90 तक, ठीक है। 85 से 90 तक इसके अंदर लिबरलाइजेशन आया हमारे देश के अंदर और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई, ठीक है। और मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ इसका मोटिव था, ठीक है ना। मगर ये हुआ कब, ये 1991 के बाद जो आपकी एलपीजी पॉलिसीज आई थी उसके बाद सक्सेसफुल हुआ था, जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, ठीक है। एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 7 प्लान, ठीक है ना। फर्स्ट से लेकर ये कब तक से चले, 1951 से लेकर हमने देख लिया कब तक चले ये, 1990। तो देख लिया ना, हमने कर लिया ना 1950 से लेकर 1990 तक की बात, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा रहा हमारे देश के अंदर 1950 से लेकर 1990 तक। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लाए गए। तो लैंड रिफॉर्म क्या थे, जो फीडल प्रैक्टिसेस होती थी ना, जैसा मैंने ज़मींदारी सिस्टम वगैरह के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था, वो सब चीज़ें हटाई गई। कि ज़मींदारी सिस्टम क्या था, कौन बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक मैं आपको बता देता हूँ ज़मींदारी सिस्टम क्या था। ज़मींदारी सिस्टम ये था कि मतलब जो ज़मींदार होते थे वो अपने वर्कर से, पीजेंट से वो पैसे लेते थे एज अ टैक्स, और वो किसको जमा करते थे, गवर्नमेंट को जमा करते थे। और गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसके अंदर पीजेंट घुटते थे, मर जाते थे, और क्या नाम है, ज़मींदार और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो खूब पैसा कमाती थी, ठीक है ना। तो ये सब हटाया गया, ये आ गया। देखिए जैसे लिखा हुआ है अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। जो इंटरमीडिएट्स थे, ज़मींदार थे, उनको हटाया गया, ठीक है ना। और जो टेनेंट्स थे उनको लैंड ओनर बनाया गया, यानी किराएदारों को लैंड ओनर बना दिया गया। टेनेंसी रिफॉर्म, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट फ्रॉम एविक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ टेंट, यानी कि जो क्या नाम है, रेंट वगैरह के अंदर इशू होता था, घर से निकाल देते थे, उसके लिए टेनेंसी रिफॉर्म्स बनाए गए, ठीक है। लैंड सीलिंग लॉ बनाए गए बहुत सारे, ज़मीन की ऑनरशिप पर बहुत सारी लिमिट लगा दी, ठीक है ना। और ये ऐसा ना हो कि मतलब सारी ज़मीन पूरे गाँव की सिर्फ कुछ ही हाथों में रहे, वो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसे भी बहुत सारे लॉ निकाले गए थे उस टाइम पर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे पहले क्या आए थे, लैंड रिफॉर्म आए थे, जिसके अंदर ज़मींदारी सिस्टम हटा, टेनेंसी रिफॉर्म आए और लैंड सीलिंग लॉस आए थे। अब लैंड रिफॉर्म के इम्पैक्ट क्या हुए, एक तो जो लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेशन करते थे अपने टेनेंट्स का या फिर पीजेंट्स वगैरह का, तो उसको क्या करा गया, हटा दिया गया है, ठीक है ना। वो मतलब नहीं कर सकते थे जो चीज़ें वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के टाइम पर वो लोग करते थे। सम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द पुअर, और जो गरीब लोग थे उनको थोड़ी बहुत गाँव में से ज़मीन के हिस्से दिए गए, ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन इन सम स्टेट्स, मगर ये किसी किसी स्टेट के अंदर बहुत अच्छी हुई और किसी किसी स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा बेकार हुई थी। एविक्शन ऑफ टेनेंट बिफोर लोअर पास्ट, और बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, अपने किराएदारों को ही निकाल दिया था अपने घर से, इससे पहले कि लो पास हो और वो ना निकाल पाए। उन्होंने क्या कर दिया था, अपने किराएदारों को घर से पहले ही निकाल दिया था। तो 2 पॉजिटिव इफेक्ट भी थे और 2 नेगेटिव इफेक्ट भी थे लैंड रिफॉर्म के, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया हमारा 1960 से लेकर 70 तक आया, इसके अंदर हमने क्या हुआ, हमारा देश का फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा गया। इसके अंदर हमने HYV सीड लॉन्च किए गए हमारे देश के अंदर। HYV की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है ना। HYV सीड्स यूज़ किए गए ताकि हमारे देश के अंदर फूड प्रोडक्शन अच्छा हो। देश के अंदर फर्टिलाइज़र लाए गए, पेस्टिसाइड लाए गए, इरिगेशन की फैसिलिटी यानी पानी देने की फैसिलिटी खेतों में अच्छी होने लगी, ठीक है। और ज़्यादातर ये कहाँ 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 के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया इसने, पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होती थी, हरियाणा में और यूपी के वेस्ट साइड में। इन लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, कहाँ का, पंजाब, हरियाणा एंड द
वेस्टर्न यूपी, ठीक है, लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। ये सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे फूड ग्रेन में, अब इनको किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। ये खुद उगाते थे, खुद खाते थे, खुद बेचते थे, ये सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या आया आपके, HYV सीड्स आया, फर्टिलाइज़र आया, पेस्टिसाइड आया, इरीगेशन की फैसिलिटी अच्छी हुई ताकि आपका फूड प्रोडक्शन बढ़ जाए। रिड्यूसिंग डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, यानी अब ये इम्पोर्ट पर डिपेंड नहीं था कि बाहर से हमारे देश के अंदर कुछ चीज़ आए फिर हम बनाए, अब ऐसा नहीं था। अब ये खुद बनाते थे और खुद खाते थे और खुद बेचते थे। ठीक है, तो ये था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपका 1960 से लेकर 70 तक चला। अब इसके भी कुछ फ़ायदे थे और कुछ नुकसान भी थे, तो देखते हैं क्या थे फ़ायदे और क्या थे नुकसान। फ़ायदा तो क्या था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे देश का बहुत अच्छा हो गया, हम जैसे कि ऊपर देख चुके हैं, और हमारे देश के अंदर से भूखमरी वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो गई जब फूड प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो गया। खाने पीने की चीज़ें अच्छी उगने लगी तो जाहिर सी बात है भुखमरी नहीं होगी, तो भुखमरी कम हो गई। स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी, और गांव की इकोनॉमी इससे और ज़्यादा अच्छी होने लगी। इससे रूरल इकोनॉमी ही अच्छी हो गई क्योंकि खेत तो गांव में ही होते हैं ना, तो रूरल इकोनॉमी इससे क्या होने लगी, अच्छी होने लगी। मगर इसका ज़्यादातर फ़ायदा किसको हुआ, जो अमीर फार्मर थे, जो लार्ज फार्मर थे, वही इसको अफोर्ड कर पाते थे, उन्हीं का सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। तो ये नुकसान था। ठीक है, इंक्रीज रीजनल डिस्पैरिटीज, से रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही थी, यानी कि अमीर और अमीर किसान जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, और जो किसान गरीब थे वो नहीं खरीद सकते थे HYV सीड ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद भी, तो वो क्या होते जा रहे थे, और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, जिससे रीजनल डिस्पैरिटी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू केमिकल यूज़, और लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे जिससे ज़मीन की गुणवत्ता कम होने लगी, ज़मीन कम उपजाऊ हो गई, और वो मतलब उसके अंदर जब जाहिर सी बात है आप केमिकल मिलाए जाओगे तो वो अपनी गुणवत्ता लूज ही करेगी, वो उस कैपेसिटी पर नहीं रहेगी जैसे वो पहले थी। तो हर चीज़ का एक लिमिटेड यूज़ होता है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। तो आप फ़ायदे और नुकसान आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या चीज़ें आई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया था 1956 के अंदर। इसने क्या करा था, हमारी इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में बांट दिया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर पब्लिक सेक्टर आते थे, शेड्यूल बी के अंदर जॉइंट सेक्टर आते थे, और शेड्यूल सी के अंदर प्राइवेट सेक्टर आते थे। अब पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं, जो क्या नाम है, स्टेट कंट्रोल करे, जिसको सरकार कंट्रोल करे, जैसे रेलवे, स्टील, कोल, ये सब चीज़ें किसके हाथ में दे दी गई, सरकार के हाथ में दे दी गई कि ये लीजिए। अब इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा, आप लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार कंट्रोल करेगी, और आप शेड्यूल ए का पार्ट हो, आपको पब्लिक सेक्टर बोला जाएगा। और शेड्यूल बी के अंदर ज्वाइंट सेक्टर डाला गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, उनको शेड्यूल बी में डाला गया। और उनको क्या बोला गया, जॉइंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट फर्म के लोग थे उनका जो सेक्टर बनाया गया, उनको क्या बोला गया, प्राइवेट सेक्टर बोला गया, और उनको शेड्यूल सी के अंदर डाला गया। मगर ये भी कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको फ्री हैंड दे दिया गया था कि हमारे देश में कुछ भी करो, इन पर भी कुछ ना कुछ रेगुलेशंस स्टिल थी। यह था आपका इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसके अंदर शेड्यूल ए, बी एंड सी के अंदर हमारे देश को बांट दिया गया था, हमारे देश की इंडस्ट्रीज को बांट दिया गया था। शेड्यूल ए के अंदर पब्लिक सेक्टर, शेड्यूल बी के अंदर जॉइंट सेक्टर, शेड्यूल सी के अंदर प्राइवेट सेक्टर। शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बोलते हैं गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट फर्म्स को, और जॉइंट सेक्टर दोनों के कंबाइन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर, इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करी, हमारी इंडस्ट्री के ग्रो होने में मोस्टली हाथ किसका था, हमारे पब्लिक सेक्टर का हाथ था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई गई, जैसे भेल, सेल, ONGC। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री पर फोकस करा, कैपिटल गुड बनाने में, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने में पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान था हमारा 1950 से लेकर 1990 तक। ठीक है ना, जो कि इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन इशू हुआ था 1956 में। ठीक है, हाउएवर इनएफिशिएंसी एंड लॉस इमर्ज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, मगर
को हमेशा किसी पॉजिटिव हैं कहीं पर तो उसके लिए नेगेटिव भी ज़रूर होंगे। वहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए और बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी हुई। ये तो था पब्लिक सेक्टर का। अब एसएसआई क्या थी? एसएसआई क्या थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डबल एसआई भी आपको इसको बोल सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी? प्रमोट जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलप रूरल एरिया। ये गांव के अंदर क्या लगाई गई? छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई गई ताकि गाँव के अंदर क्या बढ़े? रोजगार बढ़े। ठीक है, यहाँ पर इनको बहुत सारे फायदे दिए गए, जैसे इनको टैक्स कम देना पड़ता था, इनको बहुत सारी सब्सिडी मिलती थी, लोन इन लोगों को आसानी पर मिल जाता था। तो जो गरीब लोग थे, जो कम हैसियत के लोग थे, वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकते थे। इसको हमने क्या बोले? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी भी आई अब हमारे देश के अंदर। अब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी क्या थी? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, यानी कि जो हम ब्रिटिश पर या फिर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे वो हम ना रहें, हम अपने खुद डोमेस्टिकली बनाएं, हम खुद बनाएं और खुद ही यूज़ करें, कोई बाहर वाला हमको ना बेचे, और हम खुद बनाएं और खुद अपने लोगों को बेचें, जिससे हमारे देश की ही जीडीपी अच्छी हो। अगर कोई बाहर वाला बेचेगा तो उनकी अच्छी होगी, जब हम खुद बनाएंगे और खुद बेचेंगे तो किसकी अच्छी होगी? जाहिर सी बात है हमारी ही अच्छी होगी। तो ये था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करी उन्होंने? सबसे पहले जो इम्पोर्ट करते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। जैसे उन्होंने अपने चीज़ों को ड्यूटी फ्री कर रखा था, अब इंडिया ने उनका उन्हीं का मजा चखाया। ठीक है ना, और उनकी ही चीज़ों पर टैक्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। और लाइसेंसिंग सिस्टम लिया है प्राइवेट फर्म के अंदर कि अगर आपको कोई प्राइवेट फर्म खोलनी है तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अपनी कोई प्राइवेट फर्म नहीं खोल सकते। और बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने अपने पास से सब्सिडीज़ दी ताकि वो और अच्छी ज़्यादा ग्रो हो। ठीक है, हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप हुई, और मगर इसकी भी कमी क्या थी? इनएफिशिएंसी थी और लैक ऑफ कंपटीशन था। कंपटीशन नहीं था तो अगर कंपटीशन होता है तो हर इंसान दूसरे इंसान से बेहतर होने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है तो वो जिस स्टेट में चल रहा है वो उसी ही स्टेट में चलता रहेगा। तो हमारे देश के अंदर कुछ कंपटीशन ही नहीं था तो वो आगे बढ़ने की उन्होंने ज़्यादा सोची ही नहीं, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, ये थी आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ट्रेड एंड फॉरेन सेक्टर पॉलिसी आपकी 1950 से 1990 तक की आई। इंडिया फॉलो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए इंडिया ने कौन सी पॉलिसी लेकर आए? प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वॉज स्ट्रिक्टली कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा गया है, लाइसेंस लगाया गया है, बहुत सारे कोटा लगाया गया है। ठीक है, इम्पोर्ट ऑन एसेंशियल गुड वर प्रायोरिटाइज। और ये क्या किया गया है? जो मतलब बहुत ही ज़रूरी गुड हैं जो हमारे देश के अंदर नहीं बन रहा है और उनको ज़रूरत है, सिर्फ वही इंपोर्ट कराएं और कुछ नहीं। और जो लग्जरी आइटम थी जो बाहर से आती थी उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया कि ये चीज़ें ना मंगाएं, हमारे देश के अंदर बनने दें। ठीक है, इससे क्या हुआ? फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई, हम फॉरेन पर डिपेंडेंट ना होकर क्या हो गए? सेल्फ रिलायंस हो गए। लेड टू इनएफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी गुड। मगर इससे क्या हुआ? जो बाहर की अच्छी क्वालिटी आती थी वो अब हमारे देश के अंदर आना बंद हो गई, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने हमारे देश वालों को बंद हो गए। लैक ऑफ फॉरेन कंपटीशन, लेक टू टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन। अब फॉरेन के पास तो टेक्नोलॉजी अच्छी थी मगर हम मंगाते ही नहीं थे तो उनसे कुछ हमारा कंपटीशन ही नहीं था, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे जाने लगे दोबारा से। ठीक है, अब इवेल्युएशन करते हैं हम। अब अचीवमेंट क्या क्या थी, फ़ायदे क्या क्या हुए? हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमारे देश का फूड प्रोडक्शन अच्छा हुआ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे फूड प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी अच्छी हुई। हमारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ और पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हुई। देश के अंदर बहुत हैवी इंडस्ट्री लगाई गई, लैंड रिफॉर्म लाए गए हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी अचीवमेंट। ऑफ फेलियर्स क्या क्या थे? पब्लिक सेक्टर क्या क्या गया? इनएफिशिएंट ले गया और बहुत सारे लॉसेस हुए। और रीजनल डेवलपमेंट अनबैलेंस्ड, रीजनल डेवलपमेंट यानी रीजनल डेवलपमेंट अनबैलेंस था। ठीक है, लाइसेंस राज आ गया। ठीक है,
और फेलियर टू एलिमिनेट पॉवर्टी, और देश के बहुत सारे हिस्सों के अंदर गरीबी नहीं हटी और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं हटी, यानी बेरोजगारी भी नहीं हटी बहुत सारी जगह, और गरीबी नहीं हटी। ये थे फेलियर एंड चैलेंजेस। तो अब ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म, कॉन्क्लूजन है अब आपका है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इस अभी एलपीजी की बात हो रही है इसके अंदर, जो कि हम अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये था आपका फाइनल थॉट। अब वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसके एंड में मैंने लिख रखा है, आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दूंगा। और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत कम सब्सक्राइबर है, मेहनत बहुत ज़्यादा है मेरी, तो प्लीज़। ठीक है, गुड बाय, आई विल मीट यू इन द हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपकी इंडियन इको, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला था आपका इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस दिन हमने पढ़ा कि मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की स्टेट क्या थी। फिर हमने देखी इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक की। अब हम आगे बात करते हैं आपके थर्ड चैप्टर में 1991 के बाद की, 1991 के बाद क्या क्या रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आए। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द ईयर 1991 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री के 1991 के अंदर इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री पूरी ही बदल गई। वो कैसे देखते हैं। द कंट्री फेस्ड अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर रिफॉर्म। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अब हमें बहुत सारे रिफॉर्म इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि क्राइसिस डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म वर एम्ड एट मेकिंग द इंडियन कंपनी मार्केट ओरिएंटेड। तो रिफॉर्म्स के अंदर क्या ध्यान रखा गया है, जो हम अब जैसी अब हमारी इकोनॉमी होगी ना, वो मोस्टली क्या होगी, मार्केट ओरिएंटेड होगी, कॉम्पिटिटिव होगी और ग्लोबली इंटीग्रेटेड होगी। यानी मार्केट पर फोकस करेगी और कंपटीशन पर, और पूरी ग्लोबल में सब जगह एक्सेप्टेबल हो, सब जगह उसके प्रोडक्ट मिले, बिकें। ऐसी हम इकोनॉमी अपनी बनाएंगे इंडिया के अंदर। द रिफॉर्म नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 3 रिफॉर्म लाए गए थे आपका। पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, तीसरा था आपका ग्लोबलाइजेशन, जिसको हमने किस नाम से जाना, LPG के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है ना। और इनको किसने क्या नाम है प्रोड्यूस करा था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अंडर, SAP के अंदर इन तीनों रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया था विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और किसने हमें हेल्प करा था ये इंट्रोड्यूस करवाने में, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, और साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर हमें सपोर्ट करा था एक प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम था SAP, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। और हमने कौन से रिफॉर्म लॉन्च करे थे अपने, LPG क्या है आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दीज मेजर हेल्प्ड इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी एंड प्रोमोटिंग द ग्रोथ। और जो ये रिफॉर्म आए थे, इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हुई और हमारी देश की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्यों लाए गए थे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के अंदर, ऐसी क्या ज़रूरत थी। एक तो ये था हमारे देश के ऊपर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। तो अब आप लोग पूछेंगे फिस्कल डेफिसिट होता क्या, तो मैं बता दूं, फिस्कल डेफिसिट मीन द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट कितना कमा रही है और उसमें से अगर हम उसका खर्चा माइनस कर दें तो वो तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, कि मतलब जितना कमा रहा हो और जितना आपका खर्चा हो रहा है, दोनों को माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट निकलता है। तो फिस्कल डेफिसिट वही होता है कि क्या नाम है, अगर आपका रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है ना, आप कमा कम रहे हो, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है,
तो वो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट बोला जाएगा उसे, ठीक है ना। तो हमारा देश कम रहा था और हमारा देश का खर्चा ज़्यादा हो रहा था, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पीछे जाए जा रही थी। इन द 1980s गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज टू सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम एंड डिफेंस। 1980 के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा मतलब सब्सिडी लॉन्च कर दी थी, उसके अंदर इंडिया का खर्चा हो गया था, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर दी थी। ये हम पीछे चैप्टर में देख सकते हैं 1950 से लेकर 1990 तक क्या क्या सब्सिडी, क्या क्या स्कीम्स आई। और डिफेंस के अंदर भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुके थे। अब इतना ज़्यादा खर्चा हो गया तो जाहिर सी बात है कमाई इतनी थी नहीं, तो नुकसान तो होना ही था। By 1991 the fiscal deficit had reached 8.4% of GDP, यानी जीडीपी के 8.4% तक पहुंच गया था हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट, जिसकी वजह से हमारे देश पर कर्जा बढ़ा जा रहा था और बढ़ा ही जा रहा था। तो एक रीज़न क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का हमारे देश के अंदर, कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था हमारे देश के अंदर। अब दूसरा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी, आपको पता है, ठीक है ना। बीओपी आपका उसके अंदर था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। इंडिया इम्पोर्ट वर मच हायर देन एक्सपोर्ट क्रिएटिंग अ ट्रेड डेफिसिट। बीओपी चले, अगर जिसको नहीं पता मैं भी बता देता हूँ। बीओपी होता है आपका इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा था और एक्सपोर्ट क्या था, बहुत कम था, यानी कि बाहर से सामान बहुत ज़्यादा आता था और एक्सपोर्ट कम हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान हो रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू लेस देन $1 बिलियन। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $1 बिलियन से भी कम का हो गया था, ठीक है ना। और किसके अंदर, सिर्फ 2 हफ्ते के इम्पोर्ट के अंदर इतना सारा सामान आ चुका था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन से भी कम हो गया था सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसको ही बोला गया है कि इम्पोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम हो गया था सिर्फ 2 हफ्तों में। इंडिया वॉज द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इट्स इंटरनेशनल डेट पेमेंट। तो इंडिया तो एक तरीके से भाई लुट ही चुका था, कर्जे के अंदर डूब ही चुका था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी थी और फिस्कल डेफिसिट भी इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा था। और तीसरा आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। देश के अंदर महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी उस पॉइंट पर, ठीक है ना। महंगाई क्यों थी, फिस्कल डेफिसिट भी ज़्यादा था और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, देश के अंदर मनी प्रिंट बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। जब भी किसी देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है ना, तो अपने अंदर नोट ज़्यादा छापने शुरू कर देते हैं, और जब वो नोट ज़्यादा छापने शुरू करेंगे तो देश के अंदर क्या होगा, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो 1991 के अंदर तो पिछले साल से अगले साल तक 17% तक महंगाई बढ़ गई थी, यानी कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ 1990 में बिक रही थी, 100 रुपये की थी वो चीज़, और 1991 में इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी कि वो 117 रुपये की हो गई थी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल गुड लाइक फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन इंक्रीज ड्रास्टिकली। और मोस्टली जो आपके बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया, मेडिसिन हो गया था, इनके ऊपर तो बेशुमार प्राइजेस बढ़े जा रहे थे, ठीक है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी। और चौथा क्या रीज़न आ गया आपका, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या थी, इनएफिशिएंट थी, ठीक काम नहीं कर रही थी। मैनी गवर्नमेंट ओन कंपनी वॉज रनिंग इन लॉसेज। ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनियां क्या चल रही थी, अपने लॉस के अंदर चल रही थी। क्यों, वजह आपको पता है, हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से और ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का मतलब कि स्टाफ की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लगा लिया, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इस वजह से क्या हो रहा था, सबको लॉस ही लॉस हो रहे थे। 3 वजह हो गई, एक तो मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं थी, दूसरा ओवर स्टाफिंग कर रखी थी, बहुत सारे लोगों को काम पर लगा रखा था, और तीसरा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उन लोगों के पास, जिस वजह से नुकसान हो रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज स्पेंडिंग हेविली टू सब्सिडीज लॉस मेकिंग पीएससीज विच बिकम अनसस्टेनेबल। तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती जा रही थी, जिससे गवर्नमेंट का भी फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। तो पीएससीज के लॉस होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ रहा था, फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। पांचवा है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। अदर कंट्रीज़ वर अडॉप्टिंग मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पर दूसरी कंट्रियाँ
जो थी वो तो बहुत ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बढ़िया चल रही थी और उनके ऊपर दूसरे देश भी पैसा लगाने को रेडी थे, मगर इंडिया के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं था, क्योंकि इंडिया के अंदर क्राइसिस इतने ज़्यादा थे, फिजिकल डेफिसिट बढ़ा हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहे थे, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो कोई दूसरा देश इंडिया के अंदर इन्वेस्ट क्यों ही करेगा ऐसे पॉइंट पर, ठीक है ना। आप भी देखो, अगर कोई कंपनी डूब रही है तो आप उसके शेयर थोड़ी खरीदोगे। ऐसे ही यहाँ पर था, इंडिया डूब रहा था तो कोई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं था। इंडिया हैड टू रिफॉर्म इट्स पॉलिसी टू कम्पीट ग्लोबली एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया को ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी जिससे वो पूरे ग्लोबली कम्पीट कर पाए, पूरे ग्लोब से कंपटीशन कर पाए और इन्वेस्टमेंट ले पाए दूसरे देशों से, ठीक है ना। तो आपके ये 5 पॉइंट थे, ठीक है, कि क्यों रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ी। देश पर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, दूसरा आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत चल रही थी बहुत ज़्यादा, और तीसरा आ गया इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। चौथा है आपका पब्लिक सेक्टर अच्छे काम नहीं कर रहे थे ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, ओवर स्टाफिंग एंड लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पांचवा आ गया आपके ऊपर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था आपके देश पर। अब आपके अगला देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि क्यों लाए गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म, इनके गोल्स क्या थे, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर लाए गए तो उससे क्या होगा था। सबसे पहले तो यही था, स्टेबलाइज द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज ही नहीं थी, इतना सारा घाटा, इतना सारा नुकसान हो रहा था। तो सबसे पहले तो यही था कि जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है उसके अंदर फ़ायदा ना हो, कम से कम ऐसा तो हो जाए कि एवरेज हो जाए, नुकसान भी ना हो। कम से कम फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, सिंपल सिंपल चलें, LHS इक्वल टू RHS चलें, फिजिकल डेफिसिट ना हो। और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। तो कि महंगाई कंट्रोल करना और फिजिकल डेफिसिट कम करना, इसको हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी टू बूस्ट ग्रोथ। और हमारे देश को ग्रोथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे देश को इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप हो, तो फॉरेन इन्वेस्टर आके हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करे। तो इस वजह से भी रिफॉर्म का एक ये ऑब्जेक्टिव था कि हमारे देश के अंदर जो है ग्रोथ हो और हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छी हो। टू इंटीग्रेट विद द ग्लोबल इकोनॉमी, इंक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वही आ गया कि देश, बाहर के देश अगर हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करें, ये भी हमारा एक मोटिव था। टू प्रमोट एफिशिएंसी, रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड प्रमोट कंपटीशन, की गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम की जाए और कंपटीशन को प्रमोट किया जाए हमारे देश के अंदर। ये भी इसका एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव था। तो आपके 4 ऑब्जेक्टिव हो गए कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, दूसरा बूस्ट ग्रोथ, तीसरा इंटीग्रेट विद द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द लास्ट वन इज टू प्रमोट एफिशिएंसी। ये थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव। कॉजेज पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। आगे जाके देखते हैं हम मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो LPG पॉलिसी थी उसके मेन फीचर्स क्या थे। सबसे पहले LPG के अंदर स्टार्ट करते हैं विद द एल मीन्स लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम कर देना, ठीक है। हमने देखा कि था पिछले चैप्टर में 1950 से लेकर 1990 तक ग्रोथ तो की गई, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर रेगुलेशंस लगाई थी गवर्नमेंट ने, तो वो रेगुलेशन हटाना, पहले लाइसेंसिंग वगैरह का हिसाब था, वो सब चीज़ें कम करना, उसको क्या बोला गया, लिबरलाइज करना। लिबरलाइज का मतलब एक तरीके से आज़ाद करना उन लोगों को, गवर्नमेंट रेगुलेशंस थे, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन, जो बेकार की रेस्ट्रिक्शन, रुकावटें लगी हुई हैं बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उनको हटा देना ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो और बढ़ जाए हमारा बिजनेस। उसके लिए जितनी भी रेस्ट्रिक्शन है उनको, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन है उनको हटा देना, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या रिफॉर्म लाए गए थे लिबरलाइजेशन के अंदर। सबसे पहले तो वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो मैंने बताया आपको, जो लाइसेंस है फालतू के एक्स्ट्रा वगैरह उनको हटाया गया, ठीक है ना। उनसे बोला गया कि अब आपको, जैसे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, नॉर्मल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाइसेंसिंग हटा दी गई, कि अगर आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है तो आप लगा लो, इंडस्ट्री लगानी है तो आप लगा लो, आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले तो रिफॉर्म यही लाया गया लिबरलाइजेशन के अंदर। दूसरा है रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, की गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाए, जो उन्होंने अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी और अननेसेसरी रेगुलेशंस जो वो करते थे गवर्नमेंट, वो कम हो जाए। दूसरा रिफॉर्म ये था आपका, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाए और प्राइवेट सेक्टर खुद और ज़्यादा ग्रो हो। और तीसरा था फ्रीडम टू एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस, की
हर इंडस्ट्री खुद एक्सपेंड हो और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करे, और इसके अंदर उनको पूरी की पूरी आज़ादी दी और गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई। तो 3 चीज़ें की गई, एक तो लाइसेंसिंग हटा दी गई और गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर दिया गया, और तीसरा आज़ादी दे दी टू एक्सपेंड एंड प्रोड्यूस। ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ चेंजेस किए गए, सबसे पहला तो रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंकिंग। बैंक के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको क्या करा गया, रिड्यूस करा गया, उसको कम करा गया। ठीक है ना। जैसे इंडस्ट्रीज पर करा गया था ऐसे ही बैंक्स पर भी करा गया। ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आए, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर थी। ठीक है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल ही रिड्यूस हुआ, ये सेम वही पॉइंट है, बस वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड था, ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, यानी कि बैंक कुड सेट इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। पहले तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि आपको इतने इंटरेस्ट लेना है, उतना इंटरेस्ट लेना है। बैंक से बोल दिया गया कि जैसे मार्केट की कंडीशन चल रही है आप उस हिसाब से खुद इंटरेस्ट ले लो, गवर्नमेंट इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी। पहले गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर कोई भी ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के अंदर उन्हें फ्रीडम दे दी कंपनीज को। ठीक है ना। उनके ऊपर उनसे बोल दिया कि आप अपने हिसाब से खुद जो भी इंटरेस्ट देना चाहो, लेना चाहो, आप पब्लिक से लो। ठीक है ना, हम आपको नहीं रोकेंगे। और स्टॉक मार्केट को प्रमोट किया गया। ठीक है ना। प्राइवेट कंपनीज को रेस फंड थ्रू द स्टॉक मार्केट लॉन्च वगैरह की गई इंडिया के अंदर, और कंपनीज से बोला गया कि अपने शेयर बनाओ, बेचो लोगों को। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर चेंज है। इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया, फाइनेंशियल सेक्टर देख लिया। तीसरा है आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी। ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी का मतलब द इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड टू बूस्ट एक्सपोर्ट। इंडियन रुपी की डिवैल्यू की गई, यानी कि उसकी वैल्यू कम की गई ताकि एक्सपोर्ट क्या कर दिया जाए, बढ़ा जाए हमारे देश के अंदर से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़े और लोग बाहर हमारे देश की चीज़ें खरीदें। इस वजह से डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी किया गया। मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट वॉज लिंक टू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। और जो एक्सचेंज रेट था वो मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है उस हिसाब से सेट होना चाहिए। ठीक है ना। ये चीज़ भी चेंज की गई फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर। और तीसरा है रिडक्शन इन टैरिफ एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़, बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए गए जो आप एक्सपोर्ट पर लग रहे थे। ठीक है। तो ये थे आपके 3 फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। और टैक्स के अंदर क्या रिफॉर्म है, डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया। और अभी 2017 के अराउंड ही क्या इंट्रोड्यूस किया गया, आपको पता है, जीएसटी। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है। पहले टैक्सेस कम कर दिए गए थे 1991 के अंदर, फिर 2017 के अंदर जीएसटी भी लॉन्च कर दिया गया। तो आपके लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाए गए थे, तीन लाए गए थे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, 3 फॉरेन एक्सचेंज के अंदर और 2 टैक्स रिफॉर्म लाए गए। ठीक है। अब लिबरलाइजेशन यानी एल होगा आपका। अब देखते हैं पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब वही कि गवर्नमेंट का रोल कम कर देना बिजनेस के अंदर और मोस्टली चीज़ प्राइवेटाइज करना। ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन मीन ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट प्लेयर्स, यानी गवर्नमेंट की जो चीज़ें थीं जिसके अंदर गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, मैनेजमेंट थी, उनको हमने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, यानी जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह चलाते हैं उन लोगों को हमने उसे दे दिया। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो गवर्नमेंट के अंदर थी और उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। जैसे बीएसएनएल, मारुति, एयर इंडिया, ये पहले सारी क्या थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, पब्लिक कंपनीज थी। फिर बाद में इनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, जब कोई भी गवर्नमेंट चीज़ प्राइवेट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर एंट्री, और प्राइवेट सेक्टर को एंट्री अलाउ कर दी। कहाँ एंट्री अलाउ कर दी, टेलीकॉम के अंदर, एयरलाइंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर, कि आप अपने हिसाब से खुद आ सकते हो, गवर्नमेंट आपके इस काम के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। रिडक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जितना भी था उसको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। बोला आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी आपके मामलों में, आपको जो करना है आप कीजिए। ठीक है।
अब प्राइवेटाइजेशन के इफेक्ट क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो देश के अंदर एफिशिएंसी बहुत अच्छी हुई हमारी, और देश के अंदर कंपटीशन बढ़ गया। अब पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट करती थी सब, अब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो कंपटीशन बढ़ गया। अब हर कोई अपने एक दूसरे से आगे बढ़ने की सोचने लगा, और इंडिया के अंदर गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी भी अच्छी हो गई। लॉस ऑफ जॉब्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मगर क्या हुआ, एक नुकसान भी हुआ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे सेक्टर में मोनोपोली भी आ गई। जहाँ कोई नहीं आ सकता था वहाँ किसी न किसी ने अपना दबदबा क्रिएट कर लिया। मोनोपोली यानी सिंगल पावर, जब एक ही कंपनी सब कुछ बेचे तो एक बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर क्या आ गई, मोनोपोली आ गई। ठीक है, तो ये थे प्राइवेटाइजेशन। एल कंप्लीट, पी कंप्लीट, नाउ जी। जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, की वर्ल्ड इकोनॉमी से मिलजुल जाना, इंटीग्रेट होना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन रिफर टू इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी इकोनॉमिक इंटरेक्शन बढ़ाना, ट्रेड करके, इन्वेस्टमेंट करके, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करके उन देशों से क्या कहलाया जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाया जाता है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन रिफर टू इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। अब क्या क्या रिफॉर्म लाए गए ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो वही जो हमने देखा, टैरिफ एंड ड्यूटीज कम कर दी गई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स कम लगा दिया गया और इंपोर्ट वगैरह पर टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को बहुत ज़्यादा इन वो करा गया, इनकरेज किया गया। ठीक है ना, कि फॉरेन कंपनीज आएँ और हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। और एमएनसीज को भी अलाउ कर दिया कि आप इंडिया के अंदर आकर अपनी ब्रांड स्टार्ट कर सकती हो। जैसे कोका कोला आई, फिर मैकडोनल्ड आया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आया। इन लोगों ने अपने इंडिया के अंदर अपनी अपनी कंपनी सेट करी, अपने अपने आउटलेट्स वगैरह स्टार्ट करे। ठीक है ना, तो एमएनसीज को भी अलाउड कर दिया था। आउटसोर्सिंग बूम, इंडिया बिकम अ ग्लोबल हब फॉर आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री। तो इंडिया इसके बाद क्या बन गया था, पूरी दुनिया का हब बन गया था आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के लिए। तो ये थे हमारे की रिफॉर्म अंडर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब इससे क्या क्या इफेक्ट हुआ है, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आकर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करा और इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाई। ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, देश का एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। जब इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का एक्सपोर्ट भी जाहिर सी बात है और ज़्यादा बढ़ेगा। जब इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है जॉब्स भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। मगर एक नेगेटिव्स क्या क्या हो गया, इंक्रीज कंपटीशन फॉर इंडियन बिजनेस, मगर इंडियन बिजनेस के लिए कंपटीशन क्रिएट हो गया, क्योंकि बाहर पहले तो सिर्फ इंडियन से ही कंपटीशन था, अब बाहर के लोग भी आ गए और इंडियन से compete करने लगे। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री के कल्चर ने हमको इन्फ्लुएंस करा, तो ये भी एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट है। दो पॉजिटिव एंड दो नेगेटिव पॉइंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं इनके क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म के इम्पैक्ट हुए। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव, हमारे देश की जीडीपी बढ़ी 3.5 से 6 से लेकर 7% तक हमारी जीडीपी पहुंच गई, एक तरीके से डबल हो गई। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि पहले $1 बिलियन से भी कम में चला गया था, हमारा नुकसान हो गया था, वो आज के टाइम पे $600 बिलियन का है 2024 के अंदर। अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, बहुत सारी इंडस्ट्री लगी, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर आए हमारे इंडिया के अंदर, देश का एक्सपोर्ट बढ़ा, लिबरलाइजेशन के अंदर देश के अंदर रोजगार बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी। भले से कोई सा भी सेक्टर हो, आईटी हो, टेलीकॉम हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, सारी कंपनीज हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो हुई। अब नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या क्या नुकसान थे। एक तो ग्रोइंग इनइक्वालिटी, यानी कि अमीरों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ गरीबों से, यानी अमीर अमीर होते गए। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, और बहुत सारी गवर्नमेंट जो कंपनी चलाती थी उनको फाइनेंशियल इशू फेस करना पड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो गई थी, प्राइवेटाइज हो गई थी थ्रू प्राइवेटाइजेशन। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अंदर एग्रीकल्चर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, ज़्यादातर सारा फोकस किस पर था, इंडस्ट्रीज़ पर, सर्विसेज पर। ठीक है, और जिसकी वजह से फार्मर अपने स्ट्रगल करते करते रह गए और इंडस्ट्रीज़ ग्रो होती गई हमारे देश के अंदर। और क्या था, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि हम ज़्यादातर किस पर डिपेंड हो गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड हो गए।
और तो यही थे इसके 4 नेगेटिव इफेक्ट। फिर इन द कंक्लूजन हम देखते हैं क्या पढ़ा हमने। इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जो 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म आए उसने इंडिया को क्या बना दिया, एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया। हाउएवर चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, वो ये पॉइंट रहेगा इसके ऊपर वाला। द हेल्प स्टेबलाइज द इकोनॉमी, इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसने रिफॉर्म्स ने हमारी किस किस चीज़ में मदद करी, हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज करने में, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, हो गया। इन्वेस्टमेंट इनकरेज करने में ये भी ऑब्जेक्टिव था, ये भी कंप्लीट हो गया। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था और ये भी कंप्लीट हो गया। हाउएवर चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डिजास्टर एंड इनकम इनक्वालिटी रिमेन सेम। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर आज भी हैं, जैसे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डिजास्टर और इनकम की इनइक्वालिटी भी आज तक देश के अंदर है हमारे। फ्यूचर पॉलिसी शुड फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। अब जो फ्यूचर में पॉलिसीज़ बनानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सबकी ग्रोथ एक साथ हो। ऐसा ना हो कि अमीरों की ज़्यादा हो रही है और गरीब वहीं के वहीं हैं। और अब की बार एग्रीकल्चर भी पर भी फोकस किया जाए और इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए बहुत सारे सस्टेनेबल प्रोग्रेस की जानी चाहिए। तो यही था आपका कंक्लूजन। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट, ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है। बीओपी आपको याद रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर कितना फ़र्क है, दोनों को डिफरेंस क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडियन बिजनेस। जब फॉरेन कंपनीज आकर इंडिया के बिजनेसेस के अंदर पैसा लगाती हैं उसको हम बोलते हैं एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट किसे करते हैं, जब गवर्नमेंट अपने शेयर सारे पब्लिक सेक्टर को बेच देती है, गवर्नमेंट अपनी कंपनी सारी प्राइवेट कंपनीज को बेच देती है, उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। और एलपीजी पॉलिसी आपको पता है, एलपीजी का मतलब क्या है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने जो शुरू से अब तक देखा कि इंट्रोडक्शन की क्या था, किस तरीके से आया, उसके बाद कॉजेज़ क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के, कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा था, बीओपी कम था, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, पब्लिक सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहे थे, पूरे देश के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ था। ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए थे कि इकोनॉमी स्टेबलाइज करना, ग्रोथ बूस्ट करना और दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना और एफिशिएंसी अच्छा करना। और मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन से आए थे, एलपीजी पॉलिसी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। फिर लास्ट में हमने देख लिया था इसका कंक्लूजन एंड सम की टर्म्स टू बी रिमेंबर। सो दैट इज़ फॉर द टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करे बगैर मत जाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दें मेरे चैनल को। आप सब लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। अभी दबा दो उस बटन को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विद द 4th चैप्टर। थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका इंडियन इको का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, क्या चीज़ है, ये समझते हैं इसके बारे में। अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड नॉट ओनली इट्स फिजिकल कैपिटल बट ऑल्सो ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल। एक कोई सा भी देश हो उसकी इकोनॉमी सिर्फ उसके फिजिकल कैपिटल पर डिपेंड नहीं होती। फिजिकल कैपिटल यानी उस देश में मशीनें कैसी हैं, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सिर्फ उस चीज़ पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि किस पर डिपेंड होती हैं, वहाँ के ह्यूमंस कैसे हैं, वहाँ का ह्यूमन कैपिटल कैसा है, वहाँ के लोग कितने नॉलेजेबल हैं, उन लोगों में कितनी स्किल्स हैं, हेल्थ के कितने अच्छे हैं। अगर हेल्थ ख़राब होगी तो वो लोग काम भी नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और लोगों की एबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है ना। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ
उस पर डिपेंड नहीं करती उसकी फिजिकल कैपिटल यानी मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर किस पे डिपेंड करती है, साथ साथ ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, इंसान की नॉलेज, स्किल, हेल्थ एंड एबिलिटीज़। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हम ह्यूमंस की एजुकेशन बढ़ाते हैं, स्किल्स बढ़ाते हैं और उनकी हेल्थ बढ़ाते हैं, ताकि वो सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएँ और अच्छे प्रोडक्टिवली मैनर में इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ठीक है ना, तो यही होगा हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच का डिफरेंस। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, द स्टॉक ऑफ नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ इन अ पॉपुलेशन, यानी वहाँ के देश के रहने वालों के अंदर कितनी स्किल्स हैं, उनकी हेल्थ कैसी है और कितने नॉलेजेबल लोग हैं। अगर नॉलेज नहीं होगी तो भी बेकार है, स्किल्स नहीं होगी लोगों में तो भी बेकार है, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो नॉलेज हो या स्किल हो दोनों किसी काम की नहीं। तो वहाँ के लोगों की जितनी अच्छी वो होगी नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ, तो हम क्या कहेंगे, उस देश की ह्यूमन कैपिटल उतनी ही अच्छी है। और फिजिकल कैपिटल क्या होती है, जो भी इंसान ने मैन मेड चीज़ें हैं, जैसे वहाँ की मशीनरी कैसी है, बिल्डिंग कैसी हैं, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है ना, ये सारे किसका पार्ट होंगे, हमारा फिजिकल कैपिटल का पार्ट होगा। ठीक है, फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, इंसानों को एजुकेशन दे के, ट्रेनिंग करके, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी दे के, देश के हॉस्पिटल्स वगैरह इन सब जगहों को अच्छा करके, उनको ट्रेन करके और स्कूल्स अच्छे करके, इस तरीके से किसी भी देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और फिजिकल कैपिटल कैसे फॉर्मेशन होता है, इन्वेस्टमेंट से। ठीक है ना, फैक्ट्री के अंदर पैसा लगा रहे हैं, रोड्स के अंदर पैसा लगाना है, मशीनरी के अंदर पैसा लगा रहा है, तो जितना जितना पैसा इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में लगेगी, फैक्ट्री, रोड्स एंड मशीनरी में, उस देश की फिजिकल कैपिटल उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज विद एक्सपीरियंस एंड फर्दर लर्निंग। इंसान कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, जितना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस लेता जाएगा वो उस मामले में और बढ़ता जाएगा। बस एक हेल्थ ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की डेप्रिशिएट हो जाती है, बट जितना जितना उसकी स्किल वो अपना वर्क करेगा उस पर, उतना ज़्यादा वो डेवलप होती जाएंगी। और फिजिकल कैपिटल तो एक टाइम पर आपकी डेप्रिशिएट होनी ही होनी है। रोड है, पुराना हो जाएगा, यूज़ करते करते मशीनरी भी पुरानी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, फैक्ट्रीज़ के अंदर भी नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रहा। और आगे क्या क्या है, मोबिलिटी, यानी इंसान क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, यानी मोबाइल का मतलब वो मोबाइल फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, यानी कि उनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। इंसान को अगर जैसे कि अभी कोई मुंबई में काम है और 3 दिन बाद उसे दिल्ली में काम है, तो वो आराम से चले जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेयर एज अगर कोई बड़ी मशीन है, उसको मुंबई से दिल्ली 3 दिन में पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या होगा, बहुत दिक्कत आएगी। मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मुंबई से दिल्ली में हम कैसे पहुंचाएंगे, क्या वो मोबाइल हो, नहीं ना। तो मोबिलिटी क्या कहलाई जाती है हमारी, जो चीज़ इजीली मूव हो जाए। तो इजीली मूव इंसान हो सकते हैं, तो इंसान क्या कहेंगे, मोर मोबाइल। और ये लेस मोबाइल होती हैं, यानी कुछ कुछ चीज़ें तो हम कर सकते हैं शिफ्ट, मगर हर चीज़ नहीं कर सकते। जैसे मशीन्स भले से दिक्कत से करते, बट हम कर देंगे, पहुंचा देंगे, बट बिल्डिंग्स आर इम्पॉसिबल टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ठीक है ना, आप एक बिल्डिंग उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप अपना ऑफिस चेंज कर दो, बट एक फुल बिल्डिंग उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कि किस तरीके से ग्रोथ होती है। पहले देखते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर इनोवेशन से, एफिशिएंसी एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। अगर ग्रोथ होगी इंसानों की तो वो क्या क्या करेगा, नए नए इनोवेशन करेगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। ठीक है, और अगर फिजिकल कैपिटल की ग्रोथ होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, बट उसकी खुद की एफिशिएंसी अच्छी हो या ना हो ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस दोनों के अंदर समझ आ गया होगा। अब देखते हैं वो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से बनती है। सबसे पहले है एजुकेशन।
एजुकेशन एनहेंस कॉग्निटिव स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जितना पढ़ा लिखा कोई इंसान होगा, जितना एजुकेटेड कोई इंसान होगा, उसकी कॉग्निटिव स्किल, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग और उसकी क्रिएटिविटी एज कम्पेयर टू एन अनएजुकेटेड पीपल ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इट इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी। अगर जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगा तो उसके लिए जॉब्स के रास्ते भी उतने ज़्यादा खुलेंगे, उसको वेजेस भी यानी सैलरी भी उसको ज़्यादा मिलेगी और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। तो एजुकेशन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन से क्या होता है, उसकी कॉग्निटिव स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है और उसके लिए आगे जॉब्स के बहुत रास्ते खुलते हैं ताकि वो और ज़्यादा पैसे कमा पाए और इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी हो जाए। एक तो हो गया एजुकेशन। हम एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्कूल्स बना दिए किसी देश में, कॉलेजेस बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दी। सबसे पहले तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। दूसरा, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देना है, वहाँ के स्कूल्स का, कॉलेज इसका करिकुलम अच्छा कर रहे हैं हम, और बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं और बहुत जगह फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के करने से, इन्वेस्टमेंट करने से एजुकेशन गेन करना गरीब लोगों के लिए भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, हम देश की पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड करें कि पुअर से पुअर पीपल भी उसको ईजीली अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। कंट्रीज इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन, जैसे कि जापान है, जर्मनी है, ये लोग अपने क्या करते हैं, एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन देशों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, ठीक है। अब दूसरा है हेल्थ। अब हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। हेल्दी वर्कफोर्स मोर प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक एंड एफिशिएंट। जितना हेल्दी कोई आदमी होगा वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी उसकी, वो एनर्जेटिक भी ज़्यादा होगा और वो एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हेल्दी कोई इंसान होगा वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी करेगा, एनर्जी भी उसकी अच्छी होगी और वो एफिशिएंटली भी अच्छे वर्क करेगा। पुअर हेल्थ लीड टू लो प्रोडक्टिविटी। जो ये मैंने बात बताई कि एक अच्छा हेल्दी वर्कफोर्स अच्छे काम करेगी और पुअर हेल्थ वाले की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, इसकी प्रोडक्टिविटी कम, ये एनर्जेटिक होगा और इन लोगों के अंदर एब्सेंटीजियम ज़्यादा होगा। एब्सेंटीजियम क्या होता है, यानी कि काम पर नहीं आएंगे, आज आ जाए अगले दिन बीमार हो गए, फिर छुट्टी कर ली, फिर अगले दिन आए फिर बीमार हो गए। तो एब्सेंटीजियम रेट बहुत ज़्यादा होगा और इनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि बीमारियाँ इनको होंगी तो जाहिर सी बात है इनके दवाइयों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो इन लोगों के मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब हम हेल्थ केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं भाई। सबसे पहले हॉस्पिटल्स बना दिए, क्लिनिक्स बना दिए और मेडिकल रिसर्च सेंटर खोल दिया हमने। तो ये क्या हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएं हम, डिजीज़ कंट्रोल करने के प्रोग्राम चलाएं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाएं, जैसे मिड डे मील स्कीम होती है हमारे स्कूल्स के अंदर जो इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को करने से क्या होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, उन लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और एनर्जेटिक वो ज़्यादा होंगे, एफिशिएंट वर्क अच्छा करेंगे। और अगर हेल्थ बेकार होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम, एब्सेंटीजियम भी ज़्यादा और मेडिकल एक्सपेंसेस भी उनके ज़्यादा होंगे। तो सेकंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका था हेल्थ, फर्स्ट था एजुकेशन, थर्ड देखते हैं आपका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, वर्कर गेन प्रैक्टिकल स्किल एंड एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग। अब कोई भी इंसान है वो काम करते करते बहुत सारी प्रैक्टिकल स्किल सीख लेता है और उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। आप कहीं पर भी जॉब पर लगो तो आपको एक साल के अंदर बहुत सारी नई स्किल सीखने को मिल जाएंगी और आपको वहाँ के काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको पता होगा कि हर चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी उस जगह के, ठीक है ना। और तो ट्रेनिंग हेल्प इंक्रीज एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। तो अगर हम किसी भी इंसान को ट्रेन करते हैं तो वो एफिशिएंट हो जाता है, नई नई इनोवेशन करता है और हमारे जो भी हम नई टेक्नोलॉजी है उसकी एडेप्टेबिलिटी उसके लिए आसानी हो जाती है, यानी कि वो एक्सपीरियंसड है। अब उसे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी, तो कोई नई टेक्नोलॉजी भी आ जाए तो उसको उस चीज़ में कोप अप करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको मोस्टली बहुत सारे रास्ते पता होंगे, उसने ट्रेनिंग लेकर बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होगा वो,
ठीक है ना। एम्प्लॉयर प्रोवाइड फॉर्मल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम और इनफॉर्मल लर्निंग बाय डूइंग ट्रेनिंग। हमें एम्प्लॉयज़ को कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे फॉर्मल प्रोग्राम भी करा सकते हैं, यानी कि उनको पूरा स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया, एक शीट दे दी, उसके ऊपर मतलब सारे काम लिखे हुए हैं, ये कि आपको ये करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। तो उसकी जब वो करेगा वो, तो वो करते करते ट्रेन हो जाएगा। और इनफॉर्मल यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि इसके अंदर तो आपको लिखा हुआ दे दी, इसके अंदर क्या बोल दिया, आप काम करो और काम करते करते सीखो। यानी हम आपको कोई पर्चा वगैरह नहीं दे रहा है। आप ऐसा करो, आप जॉब पर आओ और आप वर्क करो और वर्क करते करते एक्सपीरियंस लो, वही आपकी क्या हो गई, ट्रेनिंग हो गई। ठीक है ना। तो ये थी आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं हम, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दीज आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। फोर्थ आपका देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना फॉर द अर्निंग पर्पस। ठीक है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं लोग, गांव से शहरों में आते हैं। रूरल एरिया से कहाँ आते हैं, अर्बन एरिया से आते हैं। और फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप कंट्रीज, और या फिर कहाँ पर आते हैं, जो कंट्री डेवलप हो रही होती हैं वहाँ से डेवलप्ड कंट्री में आते हैं, ताकि उन लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छा काम मिले, अच्छा रोज़गार मिले। इस वजह से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट कहाँ से कर सकते हैं, या तो रूरल से अर्बन एरिया या फिर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री के अंदर। माइग्रेशन हेल्प इन स्किल ट्रांसफर, नॉलेज शेयरिंग एंड रेमिटेंस, मनी सेंड बैक होम। यानी कि माइग्रेशन किस किस के अंदर मदद करता है, स्किल ट्रांसफ़र, यानी उन लोगों के अंदर बहुत सारी नई स्किल आ जाती हैं, उन लोगों को बहुत सारी नई नॉलेज मिल जाती है और उनको रेमिटेंस भी मिलती है, यानी कि वो जो यहाँ से पैसा कमाते हैं वो अपने घर भेज देते हैं, अर्बन से रूरल एरिया में या फिर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री के अंदर। तो यहाँ के लोगों को वो पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू यहाँ के पीपल्स के लिए वो चीज़ नॉर्मल है। ठीक है। हाउएवर ब्रेन ड्रेन, लॉस ऑफ स्किल प्रोफेशनल टू फॉरेन कंट्रीज अ चैलेंज फॉर इंडिया। मगर बहुत सारे ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है, यानी कि ब्रेन ड्रेन का मतलब कि लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं दूसरी जगह की, बाहर बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेन ड्रेन। यानी कि बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, उनको काम बहुत अच्छा आता है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वो इंडिया से छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, बाहर, क्योंकि इंडिया के अंदर उनको उतना पैसा, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उतनी अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं मिल पा रही। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेन ड्रेन की हमारा नुकसान हो रहा है इसके अंदर हमारे देश का तो नुकसान ही है ना एक तरीके से, कि जो स्किल्ड वर्कर थे, प्रोफेशनल पीपल थे, वो हमारे यहाँ से पढ़े और पढ़ने के बाद हमारे ही देश को छोड़कर किसी दूसरे देश के अंदर शिफ्ट हो गए। ये था ब्रेन ड्रेन। फिफ्थ है आपका इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वाइटल फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी इंसान को हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी वो हेल्थ केयर फैसिलिटी हो। ठीक है ना। तो अगर इंसान को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएगा, और जब वो इन चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है वो डेवलप नहीं हो सकता। जब उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, जब उसको पता ही नहीं होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या, उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो दिस इज़ अ लॉस फॉर दैट पर्सन, दैट ह्यूमन बींग। द इंटरनेट मीडिया एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प मेक पीपल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आज के लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, सबसे पहली आसान चीज़ है इंटरनेट, मीडिया हो गई, और पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी होते थे, अब भी होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मगर मोस्टली आज के टाइम पे बहुत सारे ऐप आ गए ऑनलाइन। ठीक है ना। और बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह पर आप कहीं पर भी देखो कि इस चीज़ की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत सारे ऐप हैं, लिंक्डइन टाइप्स वगैरह, ये सब जॉब्स के लिए ही हो गए। ठीक है ना। तो ये था इंफॉर्मेशन। तो आपने देख लिए 5 सोर्सेस। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फोर्थ माइग्रेशन, फिफ्थ इंफॉर्मेशन। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि ह्यूमन कैपिटल क्या रोल निभाता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और देश की एफिशिएंसी अच्छी होती है। स्किल वर्कफोर्स यूज रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन। अगर किसी वर्कफोर्स जो लोग हैं वो लोग स्किल्ड हैं, उनके पास स्किल है, तो वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे और हमारे देश की प्रोडक्शन को अच्छा करेंगे। जो भी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो रही है उसको इम्प्रूव करेंगे। इनकरेजेस टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, अगर वो एजुकेटेड होंगे, ये देखिए आ गई ना बात, अगर वो एजुकेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, तो वो नई नई रिसर्च करेंगे, नए नए इनोवेशन करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि टेक्नोलॉजी हमारे देश की ग्रो हो। थर्ड है आपका लीड टू हायर इनकम एंड बेटर जॉब। जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल उतनी अच्छी इनकम और उतनी बेटर जॉब, ठीक है ना। जितनी अच्छी स्किल उतनी बेटर जॉब, उतनी हाई सैलरी और उतना ही अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। जब पैसा ज़्यादा कमाएगा इंसान तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी उस हिसाब से बेटर होता जाएगा, ठीक है। फोर्थ है आपका इम्प्रूव हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर इंसान की हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होगी। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान वेल नरिश्ड है, खाता पीता है, तो वो और ज़्यादा मतलब ज़िंदा रह सकता है। बट आई डोंट थिंक ऐसा होता है, क्योंकि हर इंसान की एक एज होती है, वो उसकी लिखी हुई होती है और वो तब चले जाता है। बट एज अ अगर हम इकोनॉमिक के हिसाब से देखें तो ये हमें क्या बताता है कि जितनी अच्छी हेल्थ होगी और उतनी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, उतना ज़्यादा इंसान जिएगा, ठीक है। फिफ्थ है आपका रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। यानी कि अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, काम ज़्यादा होगा, काम अच्छा होगा, कमा रहे हैं, तो गरीबी भी देश के अंदर नहीं होगी। और जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो देश के अंदर इनइक्वालिटी भी नहीं होगी, भेदभाव भी हमारे देश के अंदर नहीं होगा। तो किस किस काम आते हैं हमारी ह्यूमन कैपिटल हमारे देश के अंदर? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अच्छी करने के लिए, हमारे देश की टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए। और अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो लोगों की इनकम भी अच्छी होगी, जॉब्स भी अच्छी होंगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी होगी, देश के अंदर गरीबी कम होगी और इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया हैज़ अ लार्ज एंड यंग पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर मोस्टली कैसे लोग हैं? यंग पॉपुलेशन है, यानी जवान लोग हैं। मेकिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए ह्यूमन कैपिटल एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि मोस्टली लोग यंग हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ थ्रू वेरियस स्कीम एंड पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट भी एजुकेशन और हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करती है, अलग अलग स्कीम एंड और अलग अलग पॉलिसीज निकाल कर, ठीक है ना। अब देखते हैं एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को। आई हो आई हाँ, अब इसके अंदर है प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है ना। इनसफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि इंडिया स्पेंड लेस देन डेवलप्ड कंट्रीज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इंडिया जो है एजुकेशन और हेल्थ केयर पर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज कम खर्च करता है। एजुकेशन बजट अराउंड 3% ऑफ जीडीपी इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज 6%। पूरी दुनिया 6% लगा रही है और इंडिया के अंदर सिर्फ 3% ही जीडीपी का लगाया जा रहा है एजुकेशन पर, ठीक है ना, और हेल्थ केयर पर। हेल्थ केयर स्पेंडिंग इज ऑल्सो इनएडुकेट लीडिंग टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और देश के अंदर हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन भी अच्छी नहीं है और उन हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है मोस्टली, ठीक है ना। दूसरा है हाई ड्रॉप आउट रेट। मैनी चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड रूरल स्टूडेंट ड्रॉप आउट ड्यू टू पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि कॉलेज स्कूल्स लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, किस वजह से? क्या नाम है, या तो गरीबी की वजह से, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़कियों को कम समझा जाता है, या फिर स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। इस वजह से ड्रॉप आउट रेट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ब्रेन ड्रेन भी
जैसे मैंने बताया कि जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं वो डेवलप्ड कंट्री में चले जाते हैं इंडिया को छोड़कर, ठीक है। और इंडिया का बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट यूएस, यूके, कनाडा चले गए इंडिया को छोड़कर, ठीक है ना। तो ये भी इंडिया का नुकसान है। इनएडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, हमारे देश के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यानी कि रूरल एरिया सफ़र फ्रॉम पुअर हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स बेकार हैं, डॉक्टर नहीं है, दवाइयों की कमी है। अगर हम गांव के अंदर जाकर देखें तो ऐसी ऐसी हालत होती है, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन एंड डिजीजेज रिमेन अ कंसर्न, और माल न्यूट्रिशन यानी कि और बहुत सारी डिजीजेज भी इंडिया के अंदर आज के टाइम में कॉमन है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, इवन एजुकेटेड पीपल स्ट्रगल टू फाइंड जॉब, आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग भी जॉब ढूंढने के अंदर क्या हो रही है, उन्हें दिक्कत हो रही है, ठीक है। ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल एंड मार्केट डिमांड, क्योंकि जो उनके पास स्किल है उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, और जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है वो स्किल उन लोगों के पास नहीं है, ठीक है। मैनी वर्कर आर अंडर एम्प्लॉयड, और बहुत सारे लोगों क्या हैं आज के टाइम में भी अंडर एम्प्लॉयड, वर्किंग इन लो पेइंग जॉब दैट डोंट यूटिलाइज देयर स्किल, यानी स्किल होने के बाद भी उनको ऐसी जॉब नहीं मिल पा रही जिनकी उसको ज़रूरत है। उनको ज़बरदस्ती अपना घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, कुछ ना कुछ काम करना पड़ ही रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव निकाले हैं, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं एजुकेशन रिफॉर्म के अंदर। एजुकेशन के अंदर क्या क्या निकालना है, एनईपी निकाली है, ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 2020 के अंदर आई है, ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, मिड डे मील स्कीम निकाली है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा भी निकाला है। तो ये सब एजुकेशन के रिफॉर्म है। और दूसरा हेल्थ केयर रिफॉर्म, इसके अंदर आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन और जननी सुरक्षा योजना भी निकाला है, ठीक है। तो यही था बस आज के लिए आपका चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे 5th चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देख रहे हैं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट रिफर टू द प्लान्ड एफर्ट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल एरिया थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। यानी रूरल डेवलपमेंट क्या करना, गांव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना प्लान्ड एफर्ट के साथ। और वो कैसे अच्छा होगा, जैसे कि जब वहाँ की इकोनॉमी ग्रो होगी, वहाँ का सोशल डेवलपमेंट होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी करना किसी भी एक गांव के एरिया की या रूरल एरिया की क्या कहलाया जाता है, आपका रूरल डेवलपमेंट कहलाया जाता है। सिंस मोर देन 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, इंडिया के अंदर अभी भी क्या है, 65% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेजेस में रहती है, गांव में रहती है। रूरल डेवलपमेंट इज़ क्रूशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस, तो हमारे पूरे देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट इज़ अ बेसिक पार्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका रूरल डेवलपमेंट। होता क्या है कि किसी भी गांव के एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, ताकि वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, तो रूरल डेवलपमेंट कहलाया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, सबसे पहला आ गया एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, आपकी खेती बाड़ी अच्छी ग्रो हो और गाँव के अंदर खेती बाड़ी में अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है। ये किसका पार्ट होगी, आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी का। एक्सपेंशन ऑफ रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो, ये नहीं हो सिर्फ खेती बाड़ी ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं, गाँव के अंदर और काम भी क्या हो आए, ठीक है ना। रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि रूरल क्रेडिट यानी जो खेती बाड़ी जो करते हैं किसान वगैरह, उनको पास ज़्यादा खुद का पैसा नहीं होता, तो वो किस पर डिपेंड करते हैं, मोस्टली उस पर उधार पर डिपेंड करते हैं, लोन पर डिपेंड करते हैं। तो गांव के अंदर ये लोन वगैरह की, उधार देने की, बैंकिंग की फैसिलिटी अच्छा करना क्या कहलाया जाएगा, रूरल क्रेडिट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जगह के डेवलपमेंट का एक क्रूशियल पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उस जगह के
रोड बनवाना, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी अच्छी करना, वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी करना, वहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी लाना, ठीक है, ताकि वहाँ के लोग डिजिटलाइज्ड हो पाएँ, थोड़ा ऑनलाइन भी आ पाएँ वो लोग, ठीक है ना। तो उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देना। एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो एजुकेशन और हेल्थ केयर तो सबका बेसिक राइट है। तो जब को शहर वालों का बेसिक राइट है तो गांव वालों का भी वो साथ ही साथ बेसिक राइट है। गांव वालों को भी, रूरल एरियाज़ के लोगों को भी क्या है, एजुकेशन और हेल्थ केयर की सेम नीड है। ये तो सब जगह का अच्छा होना ही होना चाहिए। वहाँ पर भी रूरल एरियाज़ के अंदर भी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर के सेक्टर अच्छे होने चाहिए, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इस तरीके से डेवलपमेंट करना किसी एरिया का कि ताकि आगे की जनरेशन को कुछ वो ना हो, मतलब नुकसान ना हो, ठीक है। उनकी भी नीड्स का ध्यान रखा जाए और हमारी भी नीड्स फुलफिल हो जाए। इस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करना, यानी एनवायरमेंट को भी कुछ नुकसान ना पहुँचे हमारे, ठीक है, पोल्यूशन ना फैले, ट्रीज कट ना किए जाएँ, इस तरीके से डेवलपमेंट करना, ठीक है, कि वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो ये थे की एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आता है इसके अंदर होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि एजुकेशन के अंदर पैसा लगाना, गांव के अंदर रोजगार लाना, उन लोगों को नई टेक्नोलॉजी देना। तो ये सब चीज़ें क्या किसका पार्ट होंगी, हमारी होलिस्टिक अप्रोच ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट करने का होलिस्टिक अप्रोच क्या है, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ के लोगों को एजुकेशन देना, रोजगार देना और वहाँ पर टेक्नोलॉजी लाना, ये किसका पार्ट होगा, हमारा होलिस्टिक अप्रोच का। और स्किल बेस्ड लर्निंग के अंदर क्या क्या होता है, वहाँ के लोगों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स देना, यानी कि वहाँ के लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, ऐसी उनको स्किल्स दे देना, या फिर उन लोगों को ऐसी स्किल दे देना कि वो उनके लिए जॉब पाने उनके लिए आसान हो जाए, ठीक है। और डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना वहाँ के लोगों को, ठीक है। जैसे कि उनको डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें, पेटीएम, यूपीआई, भीम पे, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी, उन लोगों को सिखाना, ठीक है। और सस्टेनेबिलिटी के अंदर वही सब चीज़ आएंगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करना, वाटर कंजर्वेशन करना, रिन्यूएबल एनर्जी बनाना, ये सारा आपका किसका पार्ट होगा, सस्टेनेबिलिटी का पार्ट होगा। अब की एरियाज देखते हैं रूरल डेवलपमेंट के। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। गांव के अंदर अगर हम बात करेंगे रूरल एरिया की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है आपका वो होता है एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी। उसकी ग्रोथ अच्छी होनी और वहाँ की प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी, है किसका पार्ट होगा, आपका रूरल डेवलपमेंट के अंदर एग्रीकल्चर का, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, रूरल इंडिया के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर प्राइमरी सोर्स होता है। ज़्यादातर मोस्टली 80% लोग, 70 to 75% बोलता हूँ मैं, चलो, कि किस पर डिपेंड करते हैं आज भी वो लोग, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। इन्हेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज़ वाइटल फॉर फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अच्छा करना आज के टाइम की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर ग्रोथ होना और वहाँ की प्रोडक्टिविटी अच्छा होना भी की एरिया है हमारा रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। हम आगे देखते हैं स्ट्रेटजीज कि हम गांव के अंदर किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और क्या क्या हुआ है। जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई थी आपकी, HYV सीड, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के अंदर आए थे। बहुत सारी फार्मिंग टेक्निक्स आ गई, जैसे कि आपके इरिगेशन के अंदर आ गया था, एक ड्रिप सिस्टम था और एक स्प्रिंकलर सिस्टम था, ठीक है ना। और बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी आई और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स निकाली गई। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी के लाकर गांव के अंदर वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। दूसरा आ गया इरीगेशन, ठीक है। बहुत सारे इरीगेशन प्रोजेक्ट बनाए गए, यानी कि बहुत सारी डैम्स खोली गई, कैनाल्स बनाई गई गांव के अंदर, ताकि वहाँ के लोगों को पानी की परेशानी ना हो। और माइक्रो इरीगेशन फैसिलिटी वही आ गया, ड्रिप सिस्टम लाया गया, स्प्रिंकलर सिस्टम लाया गया, ताकि खेतों को ढंग से पानी मिल जाए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी बहुत सारी टेक्निक्स लाई गई। बहुत जगह बड़े बड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक्स बने गए, जहाँ पर रेन वाटर आपका हार्वेस्ट हो जाए, सेव हो जाए। तो ये आया था आपके इरिगेशन सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट, ठीक है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की गई, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना,
ठीक है, ताकि केमिकल्स से हमारी ज़्यादा ज़मीन ख़राब हो रही है, आपको पता है पेस्टिसाइड्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करने से, तो उन चीज़ों को हटाकर सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि हॉरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल प्लांट भी लगाना, और एग्रो फॉरेस्ट्री और प्रीमाकल्चर पर भी फोकस करना। ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर सिंचाई से आपको समझ में आ रहा है कि ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, जाहिर सी बात है इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड होगा, ताकि वहाँ के लोगों की इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर क्या आता है, हेल्प फार्मर मॉनिटर सॉइल फर्टिलिटी, तो वो मतलब उससे चेक कर सकते हैं क्या नाम है कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है, कि सॉइल अच्छी है या फिर नहीं है, बेकार सॉइल है। ठीक है, और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर टू सेल प्रोड्यूस, यानी कि जो भी फार्मर्स ने उगाया तो वो अपनी ऑफलाइन मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन भी वो चीज़ अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर सकें। उसको क्या वो लगाया हमने, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वो लगाया ई नाम। ठीक है ना, ई नाम इसे बोलते हैं, जिसके अंदर फार्मर ऑनलाइन डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट जो भी उन्होंने बनाया। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस एग्रीकल्चर, एक तो ये है कि बहुत पुराने पुराने मेथड हैं इंडिया के अंदर खेती बाड़ी करने के, तो प्रोडक्टिविटी उस वजह से क्या है बहुत ज़्यादा लो है, और ज़्यादातर आज के टाइम में भी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है गांव के अंदर, तो बारिश पर डिपेंड रहते हैं वो लोग, बारिश अगर होगी तभी उनके खेत अच्छे होते हैं, और अगर ज़्यादा हो गई तब भी नुकसान है, और अगर कम हुई उनका तब भी नुकसान है, तो वो मानसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव केमिकल यूज़, यानी केमिकल का आज के टाइम में इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो चुकी है, बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म की कगार पर है, ख़त्म होती जा रही है विद टाइम टू टाइम। मार्केट फ्लक्चुएशन एंड लो बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स के पास क्या है, लो बार्गेनिंग पावर है। ठीक है, बार्गेनिंग पावर उनकी है नहीं, उनकी लो है वो चीज़। ठीक है ना, अब अगला आता है आपका की एरिया आता है रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट इज एसेंशियल फॉर फार्मर एंड इन स्मॉल एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज, यानी कि गांव के फार्मर्स को, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं गांव के अंदर, उन लोगों को उधार आसानी से मिल जाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो गाँव के अंदर डेवलपमेंट भी नहीं होगा। अब कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम उधार, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया आपके, एसबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, पीआरबी हो गया, ये सब चीज़ आपके यहाँ है कमर्शियल बैंक से, यहाँ से आप डायरेक्ट लोन वगैरह ले सकते हो अपनी खेती के लिए। दूसरा होगा आपके कोऑपरेटिव बैंक और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सारे होते हैं जिनको एसएचजीज बोला जाता है, वो ग्रुप्स होते हैं जो क्या नाम है, आप लोगों को क्या कर देंगे, अगर आप गाँव के छोटे एंटरप्रेन्योर हो या फिर फार्मर हो तो आप लोगों को उधार दे देते हैं इजीली। ठीक है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बहुत बनाए गए हैं जो क्या नाम है उधार दे देते हैं आपको। और नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो मनी लेंडर, जो लोग गांव के अंदर उधार देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं, और जो कमीशन एजेंट होते हैं वो भी दे देते हैं, और लोग बहुत सारे अपने रिलेटिव से भी ले सकते हैं या फिर अपने लैंडलॉर्ड से भी ले लेते हैं उधार। ठीक है ना, बैंक्स वगैरह के पास ना जाकर। तो दो सोर्सेस थे इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सरकार ने क्या क्या कहा है। किसान क्रेडिट कार्ड निकाल दिया। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, किसानों को आसानी से क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। ठीक है, वो किसान के लिए अलग खुद का क्रेडिट कार्ड निकाल दिया फार्मर्स के लिए। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफर ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले गए हैं गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपना खुद का बिजनेस, छोटा मोटा स्मॉल एंटरप्रेन्योर किस तरीके से बना और किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और तीसरा है आपका जनधन योजना, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया, कि मतलब पैसा क्यों ज़रूरी है उस चीज़ के अंदर। जनधन योजना के अंदर लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है ताकि उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए। तो ये थे गवर्नमेंट ने जो जो आपके इनिशिएटिव लिए हैं रूरल क्रेडिट के लिए। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या हैं अब आपके, फार्मर फॉलिंग इनटू डेट ट्रैप ड्यू टू हाई इंटरेस्ट लोन फ्रॉम मनी लेंडर। अब ना क्या क्या नुकसान है, बहुत मनी लेंडर पैसे तो बहुत जल्दी उधार दे देते हैं, मगर उसके बदले क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप क्या होता है, यानी कि
उनके पास अब पैसा चुकाने के लिए नहीं होता, तो वो अब कर्जे में डूब गए। तो इस वजह से बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस अबाउट बैंकिंग फैसिलिटीज़, और बहुत सारे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। इस वजह से वो अपने आसपास वालों से ही उधार लेते रहते हैं। डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग इंस्टीट्यूशनल लोन ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अब तीसरा क्या है, गांव के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी गांव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या क्या कंपोनेंट हैं, सबसे पहले तो एक तो रोड अच्छा हो गांव के अंदर और ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। ठीक है, तो सरकार ने क्या क्या करा है इसके अंदर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक प्रोग्राम लाया गया है, जिसके अंदर गांव के एरिया में, रूरल एरियाज़ के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन करवाया गया है सरकार के द्वारा। एक्सपेंशन ऑफ रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और बहुत सारे रूरल एरियाज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी अच्छी की गई हैं। वहाँ पर बहुत सारी नई बसेस चलाई गई हैं और बहुत ज़्यादा ई रिक्शाज भी स्टार्ट करे गए हैं, ताकि कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी उस रूरल एरिया की अच्छी हो जाए। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, इसके अंदर कौन सा प्रोग्राम लाई है सरकार, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउस होल्ड। इसके अंदर गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई है इस प्रोग्राम के थ्रू। एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क अंडर भारत नेट प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके द्वारा आपके रूरल एरियाज़ के अंदर इंटरनेट लाया गया और मोबाइल नेटवर्क अच्छे किए गए हैं। इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, बहुत सारे कैनाल बनाए गए हैं, ट्यूबवेल बनाए जाते हैं, डैम वगैरह ठीक कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ का डेवलपमेंट होता है। जल जीवन मिशन भी सरकार ने चलाया था। इंश्योर पाइप्ड वाटर सप्लाई टू रूरल होम, यानी गांव के हर घर के अंदर क्या हो, पाइप्ड वाटर सप्लाई हो, डायरेक्ट उस पाइप से हर एक घर के अंदर पानी जाता हो, जिससे वो अपने घर का पानी भर सकें और उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। फोर्थ है आपका हाउसिंग एंड सैनिटेशन। सबसे पहले इसके अंदर प्रोग्राम आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउस फॉर रूरल पुअर, यानी कि जो गांव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको सरकार ने बहुत हाउसिंग फैसिलिटी देना, इसका पार्ट था प्रधानमंत्री आवास योजना का। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था, सफाई सुथराई के लिए टॉयलेट्स वगैरह बनाई गई थी उसके, उस प्रोग्राम के अंदर, गांव वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये था स्वच्छ भारत मिशन। अब इसके अंदर क्या क्या दिक्कत आती है, इनके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये तो इसका एक मेन चैलेंज है। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस इशू इन रूरल रोड एंड पावर सप्लाई, क्या मेंटेनेंस रखने के अंदर भी दिक्कत आती है। सड़क बंद हो गई मगर वो बीच बीच में ख़राब हो गई, अब वो कौन सही करवाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा तो दी मगर कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। और बहुत जो कुछ ज़्यादा ही पिछड़े विलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा पीछे की साइड जो हैं, जहाँ पर इंटरनेट तक की कनेक्टिविटी नहीं है आज के ज़माने में भी। ठीक है, तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चैलेंज। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं हम गांव के एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर। ठीक है, तो हम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी निकाल सकते हैं, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि खेती बाड़ी को छोड़कर इंसान क्या करे, डेयरी करे, फार्मिंग करे, पोल्ट्री फार्मिंग करे, जैगरी मेकिंग करे, शुगर मिल के अंदर काम कर ले, टी प्लांटेशन कर ले। तो एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और शिफ्ट ले ले, वो क्या होगा, आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का पार्ट होगी। अगर वो भी नहीं कर रहा तो हैंडीक्राफ्ट्स का कुछ काम स्टार्ट कर दे, जैसे कि पॉटरी वगैरह के अंदर, हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर, और ट्राइबल आर्ट आज के टाइम में बहुत चलती है। ठीक है, ये सब चीज़ है। और रूरल टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, विलेज होम स्टे एंड ऑर्गेनिक फार्म टूरिज्म, तो यानी जो आपके बाहर से लोग देखना है उनको गांव का टूर वगैरह कराना। हाँ, अब देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करी हैं। तो एक मनरेगा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना, इसके अंदर लोगों को क्या दिया जाता था, 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता था कि एटलीस्ट आपको वहाँ पर 100 दिन काम करना है और आपको डेली वेजेस वहाँ से मिला करेंगे। ठीक है, ताकि वो, और क्या क्या काम थे वहाँ पर, जैसे कि पॉन्ड्स बनाना गाँव के अंदर, वेल्स बनाना, रोड्स बनाना, तो ये सब मजदूरी वाले काम थे वहाँ पर मोस्टली। ठीक है ना, तो मनरेगा के अंदर आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। और एक ये भी स्टार्ट हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसके अंदर क्या की जाती थी, आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, रूरल जो यूथ था, जो गांव के जवान लोग थे, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी अलग अलग चीज़ों की, ताकि वो क्या कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें, अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं।
अब चैलेंजेस क्या क्या थे, प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी, एक तो गांव के अंदर वेजेस कम मिलती थी और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं थी, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर था। कोई आपको कभी भी निकाल दे, अगर गवर्नमेंट जॉब होती है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, कोई आपको निकाल नहीं सकता, ठीक है ना। बट जब इनफॉर्मल सेक्टर की बात आती है तो वहाँ पर वेजेस भी कम होती हैं और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। जेंडर डिस्पैरिटी होती है, यानी कि आदमियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और औरतों को कम। ठीक है, अगर एक आदमी होगा तो उसे ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, उसे ज़्यादा काम भी मिलेगा। वेयर एज वहीं उसकी जगह कोई अगर औरत है तो उसको कम पैसे और कम काम मिलेगा। माइग्रेशन ऑफ यूथ टू अर्बन एरिया ड्यू टू जॉब प्रोस्पेक्टस, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस वजह से अपने रूरल एरिया छोड़कर, अपने गांव छोड़कर कहाँ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं और वहाँ के काम करते हैं, अर्निंग करते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर। ठीक है, अब इसके अंदर दिक्कत क्या क्या है एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले तो ड्रॉप आउट रेट्स, यानी कि पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच के अंदर ही, ज़्यादातर लड़कियां छोड़ देती हैं गांव के अंदर अपनी पढ़ाइयाँ। और स्कूल्स अच्छे नहीं बने हुए, और स्कूल्स अगर अच्छे बने हुए भी हैं तो वहाँ पर टीचर नहीं है, ठीक है ना। तो एक ये भी कमी है हमारे रूरल एजुकेशन सेक्टर की, ठीक है। और डिजिटल डिवाइड हुआ हुआ है, हम लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन की इतनी चीज़ें हैं बट उन लोगों के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है आज के टाइम में भी, ठीक है। तो ये थे आपके चैलेंजेस इन रूरल एजुकेशन। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है इसके लिए इनिशिएटिव, एक समग्र शिक्षा अभियान चलाया है, ठीक है, ये भी स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है। और एक क्या चला है आपका मिड डे मील स्कीम, ये तो आप लोगों को पता ही होता है, ताकि स्कूल के बच्चों की अटेंडेंस बढ़े और उनका न्यूट्रिशन अच्छा हो, उनको खाना पीना अच्छा मिले, तो इस वजह से उन्होंने मिड डे मील स्कीम चलाई होगी। आप हर किसी के स्कूल में होगी मिड डे मील स्कीम, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरी गवर्नमेंट स्कूल हैड दिस मिड डे मील स्कीम। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके रूरल हेल्थ केयर के अंदर। सबसे पहला तो है आपका शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, कि डॉक्टर नहीं है आपके वहाँ, ठीक है, वहाँ पे क्या है, डॉक्टर नहीं है। और अगर डॉक्टर हैं भी तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर चीज़ें नहीं होती। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं, जो 0 to 1 ईयर के बच्चे मर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और उसी चीज़ में अगर उनकी माँ की डेथ हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और ठीक है, और गांव के अंदर माल न्यूट्रिशन होता है ज़्यादा, और कम्युनिकेबल डिसीजेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब कि मतलब खाने पीने को कुछ नहीं है, न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपर मिल नहीं रहा, सूख गए, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीजेज भी वहाँ फैल जाती हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे आयुष्मान भारत, ये इसके अंदर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है रूरल पुअर पीपल्स को। और दूसरा क्या स्टार्ट किया गया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है ना। इसके अंदर हेल्थ केयर सेंटर्स पर ध्यान दिया गया है। और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट आता है, ठीक है। सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट क्या होगा कि हम अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, अगली जनरेशन को भी नुकसान पहुंचाए बगैर, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर हम लोग अपना डेवलपमेंट कर लें प्रॉपरली, ठीक है ना। अब इसकी प्रैक्टिसेस क्या क्या आती हैं इसके अंदर, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो गई, वही की केमिकल की वजह से मैंने जैसा आपको बता दिया। और वाटर शेड मैनेजमेंट, जैसे कि वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, सॉइल इरोजन रोकना, पानी बचाना, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वाटर शेड मैनेजमेंट का पार्ट होगा आपका। और रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि सोलर एनर्जी यूज़ करना, विंड एनर्जी यूज़ करना, बायोगैस एनर्जी यूज़ करना विलेजेस के अंदर। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि गांव का डेवलपमेंट भी हो और किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, ठीक है। तो अब आगे हैं इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। एक निकाला है परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए निकाला है सरकार ने। दूसरा क्या निकाला है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ठीक है, ये ट्री प्लांटेशन के लिए, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ठीक है, ये टी प्लांटेशन वगैरह का काम होता है। तो बस यही था आज की वीडियो में।